नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। नवभारत निर्माण के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हमारा नेक्स्ट चैप्टर है विश्व की प्रमुख नदियाँ और मेजर रिवर्स एंड लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको इसमें विश्व की नदियों के बारे में सभी टॉप 10 नदियों को बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में महाद्वीप बार जो भी इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। नदियों के किनारे प्रमुख शहर जो बसे हैं उनके बारे में बताऊंगा। और लास्ट में हम मैप में रिवाइज करेंगे। मैप में 3-4 बार रिवाइज करेंगे। और प्रैक्टिस के लिए जो पीडीएफ दी गई है उसमें भी आपके लिए ब्लैंक मैप अवेलेबल है, आपको खुद को भी रिवाइज करना है। दूसरा पार्ट इसका है विश्व की झीलें, वर्ल्ड लेक्स, जिसमें मीठे पानी की, खारे पानी की झीलें होंगी। सबको हम अच्छे तरीके से देखेंगे। जो बड़ी बड़ी झीलें हैं उन पे थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। कैस्पियन सागर हो, सुपीरियर लेक हो, बेकाल लेक हो, या डेड सी हो, मृत सागर हो, उसके अलावा अमेरिका की ग्रेट लेक्स हो, उन पे हम फोकस करेंगे। फिर वही फैक्ट्स देखेंगे झीलों से रिलेटेड और ओल्ड ईयर्स में पूछे गए जो हैं। और परीक्षा विशेषांक लास्ट में हमने थोड़ा सा इसमें डाला हुआ है कि जो वाटरफॉल्स हैं, जलप्रपात हैं, उनके बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले बेसिक नदियाँ एवं सभ्यताएँ। अच्छा, क्या होती हैं नदियाँ? सबको पता है नदियाँ क्या हैं। एक तो पहाड़ है, इस पहाड़ पे अगर बारिश हो रही है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पानी की बूंद हैं वो इसके नीचे आएंगी और एक नाला बनाएंगी, या छोटा सा एक छोटी नदी बनाएंगी, छोटी रिवर बनाएंगी। ऐसे ही बहुत सारी धाराएं आएंगी और धाराएं आके एक बड़ी धारा में मिल जाएंगी या बड़ी नदी का रूप निकालेंगी। और गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपरली भाग से लेके और ये नीचे आगे की साइड में जाएंगी और समुद्र तक जाने का या समुद्र तक मिलने का इनका अंतिम उद्देश्य होगा। समुद्र पे इनका पहुंचने का अंतिम उद्देश्य होगा। तो ये पर्वतीय इलाकों से निकलेंगी सारी की सारी नदियाँ। और लास्ट इंटेंशन क्या होगा कि कैसे भी करके समुद्र तक पहुंच जाएं, क्योंकि समुद्र तल सबसे नीचा भाग होता है और त्वकर्षण ऊपर से नीचे की साइड में काम करता है। तो जहाँ पे भी सबसे नीचा भाग होगा वहाँ तक ये नदियाँ पहुँचना चाहेंगी। समुद्र के पास पहुँचते पहुँचते ये डेल्टा भी बना लेती हैं। ठीक है, तो अगर फास्ट आ रही हैं तो ये एस्चुरी का निर्माण कर लेती हैं। जहाँ से इसकी शुरुआती धाराएं आ रही हैं ये इसकी सहायक नदियाँ होती हैं। एक मुख्य नदी होती है। ठीक है, अब ये बहुत सारी एक्टिविटी और भी करती हैं, लेकिन हमें ये नदियों वाला पार्ट जो है एज ए वर्ल्ड की रिवर्स के रिगार्डिंग देखना है और बेसिक बेसिक चीज़ें देखनी है। ओके, नदियाँ मानव विकास की धुरी हैं। अगर हम इतिहास में जाएं तो हमारी जो वैदिक सभ्यता है वो गंगा यमुना नदी के किनारे पनपी हुई। थोड़ा सा और पीछे जाएं तो सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता बनी थी। अगर हम मिस्र में जाएं तो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता या इजिप्ट की सभ्यता नील नदी के किनारे बनी हुई थी। इराक ईरान में हम जाएं तो वहाँ पे दजला फरात नदियों के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता बनी थी। चाइना में जाएं तो वहाँ पे हांगो और यांगटीसी नदी के किनारे चाइनीज सभ्यता बनी थी। ठीक है, ऐसे ही यूरोप में भी नदियों के किनारे, अब नदियाँ क्या होती हैं, अपने साथ में जलोढ़ मिट्टी लेके आती हैं। मिट्टी होती है उपजाऊ, और उपजाऊ मिट्टी हुई यानी खेती अच्छी होगी। खेती अच्छी होगी तो खाने की वहाँ पे पूर्ति हो जाएगी। तो आदमी को रहने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए होता है, खाने के लिए अनाज चाहिए होता है, समतल ज़मीन चाहिए जहाँ पे वो आवास बना लगे, और समतल ज़मीन में वो आसपास में नज़दीक नज़दीक कनेक्ट हो सके। तो वो सारी चीज़ें मैदान में मिल जाती हैं। इसलिए जितनी भी सभ्यताएं पुराने समय पे बनी हैं वो ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में नदी के द्वारा बहाकर लागे जलोढ़ मैदान में बनाई गई हैं। तो नदियों को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। बेसिक पॉइंट है ये तो उतना। एशिया को सभी धर्मों की आद्य भूमि भी कहा जाता है। अब धर्म कैसे बनते हैं? जब आदमी रहने लग जाता है शांति से तो फिर विचार करता है। शुरुआत में आदमी को विचार करने का ऑप्शन ही नहीं मिलता था, जब उसका प्राइमरी उद्देश्य ये होता था कि आज के लिए रोटी का जुगाड़ करना है, मतलब कैसे भी करके शिकार पकड़ना है, कंदमूल फल खाने हैं। तो वो होल डे उसका उसी एक्टिविटी में चला जाता था। थिंकिंग करने की प्रोसेस उसके पास आ ही नहीं पाती थी, क्योंकि थिंकिंग करने के लिए आपको फ्री मुक्त रूप से बैठना होगा, तब जाके आप अच्छे तरीके से थिंकिंग कर सकते हो, हमारे अंदर के बारे में, इस दुनिया के बाहर के बारे में सोच सकते हो। जब ये सभ्यताएं बनी नदियों के किनारे, तब लोगों के पास में पर्याप्त मात्रा में खाने का खाद्यान्न अनाज पैदा हो गया, वो स्टोर कर लिया था। अब उनके पास में थिंकिंग करने का ऑप्शन था, तो उन्होंने सोचना शुरू किया। सोचने में बहुत सारे धर्म बने। हमारे इंडिया के अंतर्गत ही वैदिक धर्म बना, या जैसे आज के टाइम पे हम सनातन धर्म बोल सकते हैं। वैदिक धर्म का निर्माण हुआ इंडिया में। बाद में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक धर्म
और नवीनतम सिख धर्म का जो है वो भारत में ही जो है जन्म स्थल हुआ, भारत में ही उनका आविष्कार हुआ। ठीक है, उसके अलावा अगर हम एशिया की ही बात करें तो एशिया में इजराइल वाला जो देश है वहाँ पे जेरूसलम जो शहर है वहाँ के पास में जो इम्पोर्टेंट धर्म है जैसे कि यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, तीनों का वहीं से विकास हुआ है। तो एशिया को सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं का जन्म नदी घाटियों के किनारे हुआ, ये मैंने बता दिया है आपको। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे पनपी। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे पनपी। सिंधु घाटी सभ्यता अभी पाकिस्तान वाले इलाके में आता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत बड़ा एरिया है जिसमें से काफ़ी हिस्सा इंडिया में आता है। और चीनी सभ्यता हांगो यानी येलो रिवर के किनारे पनपी थी। अब नदी के की टर्म, नदी का उद्गम, नदी जहाँ से निकलती है वह स्थान जहाँ से नदी निकलती है पहली बार जहाँ से, वो ग्लेशियर हो सकता है, झील हो सकता है या पहाड़ हो सकता है। या तो कोई पहाड़ से निकल रही होगी या किसी ग्लेशियर से निकल रही होगी या कोई झील वाला हिस्सा होगा वहाँ से निकल रही होगी, तो उसको उद्गम स्थल बोला जाता है। बेसिक चीज़ें हैं, इनमें समझने का कुछ है नहीं। संगम या मुहाना, नदी का माउथ, नदी जहाँ अपना पानी समुद्र में छोड़ती है उसी को हम मुहाना बोल देते हैं, मुहाना। ठीक है, जहाँ समुद्र में छोड़ देती है उसे मुहाना या डेल्टा बोल देते हैं। और अगर वो किसी बड़ी नदी में मिल गई तो संगम हो गया। यमुना नदी गंगा जी में संगम हो जाता है, इलाहाबाद प्रयागराज में। ठीक है, या कुछ नदियाँ अंतः प्रवाही होती हैं जो अपना पानी किसी बड़ी झील में छोड़ देती हैं, जैसे कि अपने राजस्थान में देखने को मिलती हैं। सामर झील में कुछ नदियां अपना पानी छोड़ देती हैं, अंतः प्रवाही होती हैं। तो संगम अगर अपने से बड़ी नदी में या झील में जाके संगम हो गया, या मुहाना जब अपना पानी लास्ट तक पहुंचा दिया उन्होंने, जो अंतिम उद्देश्य है समुद्र तक पहुंचाना, वहाँ। सहायक नदी, छोटी नदी जो मुख्य नदी में आकर मिलती है वो सहायक नदी होती है। अपवाह क्षेत्र, वह पूरा क्षेत्र जहाँ का पानी बहकर उस नदी तंत्र में आ जाता है, तो पूरा एक ड्रेनेज वाला इलाका होता है। और डेल्टा, नदी के मुहाने पर गाद जमा होने से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है, वो डेल्टा होती है। चलो अब हम मेन पार्ट शुरू कर देते हैं जो एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और नदियों के बारे में बेसिक चीज़, नदियों का अपवाह प्रतिरूप क्या होता है, नदियों के अपवाह प्रतिरूप के प्रकार क्या होते हैं, ये अपनी इंडिया ज्योग्राफी वाले नदी के लेक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ आप देखेंगे तो मैंने वहाँ थोड़ा और डिटेल में समझाया है बेसिक्स ऑफ द रिवर्स का। ओके, अभी हम वर्ल्ड वाले मेन काम पे आ जाते हैं जो हमें याद करने हैं। ओके, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और भूमध्य सागर तक जाती है। ठीक है, ये सबसे लंबी नदी है और इसका अपवाद क्षेत्र 11 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, नाम देख लिया। चलो यहाँ पे पूरा नील नदी को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, ये नील नदी, ये अफ्रीका महाद्वीप, आपको अफ्रीका दिख रहा है। यहाँ पे विक्टोरिया लेक है, विक्टोरिया झील है इस जगह पे, बहुत बड़ी झील है। इस विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है वाइट नाइल, सफ़ेद नील नदी। क्या नाम है? वाइट नाइल। और इधर इथोपिया देश है, इथोपिया में एक झील है जिसका नाम है ताना झील। ताना झील से नदी निकलती है, उसका नाम है ब्लू नाइल यानी नीली नील। ये सफ़ेद आ रही है, ये नीली आ रही है। और ये यहाँ पे सूडान में खार्तूम नाम की जगह पे मिल जाती हैं और एक कंप्लीट नाइल बन जाती हैं और नीचे मिस्र देश में बहती हुई जाती हैं। गॉट इट? देखिए, विक्टोरिया झील से निकल रही है वाइट नाइल, ताना झील से निकल रही है ब्लू नाइल, दोनों खार्तूम में जाके मिल रही हैं और ये मिस्र में बहती हुई भूमध्य सागर में अपना पानी डाल देती है। और ये बहुत लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी अगर कोई है तो ये नदी है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, इसकी लंबाई है 6500 किलोमीटर। विक्टोरिया झील से निकलती है अफ्रीका महाद्वीप में और भूमध्य सागर में अपना पानी डाल देती है। ठीक है, ये अकेली है जो दक्षिण से अकेली बड़ी नदी है, मतलब टॉप 10 टॉप 5 में आने वाली नदियों में अकेली बड़ी नदी है जो दक्षिण से पानी उत्तर की साइड में ले जा रही है। बाकी ज़्यादातर नदियाँ इस तरीके से इधर की साइड में लेके आ रही होंगी टॉप में, और भी बहुत सारी नदियाँ हैं जो अपना पानी उत्तर की तरफ ले जाती हैं, लेकिन टॉप 5 वाली में ये है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? वाइट नाइल विक्टोरिया झील से निकलती है, ब्लू नाइल इथोपिया की ताना झील से निकलती है, अतवारा नदी भी एक सहायक नदी है इसकी, अतवारा नदी याद कर सकते हो तो ठीक है, अतवारा नदी। और ये दोनों आकर के खार्तूम सूडान में मिल जाती हैं। ओके, और ये दुनिया का एकमात्र प्रमुख नदी, बड़ी नदियों में से है जो उत्तर की ओर जा रही है। ये कर्क रेखा और विषुवत रेखा को पार करके भी जाती है। ये विषुवत रेखा यहाँ पे है, कर्क रेखा यहाँ पे, इन दोनों को पार करके भी जा रही है। इसको मिस्र का वरदान भी कहते हैं। ये मिस्र है ना, इजिप्ट,
पूरी मिस्र की जनसंख्या का 95% नदी के 10-10 किलोमीटर के एरिया में बसा हुआ है, ज़्यादा दूरी नहीं। मिस्र देश की जनसंख्या है करीब करीब 6 करोड़ के आसपास में। मिस्र, इजिप्ट, बहुत फेमस पिरामिडों वाला देश, जो प्राचीन सभ्यताएं वहाँ पे बनी हुई हैं। और वो जो आप पिरामिड वाला इमेज देखते हैं ना, वो भी नदी के किनारे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर के एरिया में नदी के किनारे ही। पूरी मिस्र की 95% जनसंख्या इस नदी के किनारे बसी हुई है, पूरी की पूरी। अब देखिए नदी का कितना महत्व है। अब चूंकि वो नदी के किनारे बसी हुई है तो मिस्र का वरदान भी इसे बोलते हैं, क्योंकि नदी ने ही उसको जीवन दान दिया हुआ है मिस्र को। तो ये हुआ कि किसके नाम से जानी जाती है, मिस्र के वरदान के। उसके अलावा 11 देशों को एरिया में, एक्चुअली में इसमें क्या है, बहती तो ये तंजानिया, युगांडिया, मिस्र, सूडान इनमें है, लेकिन 11 देशों में इसका अपवाह क्षेत्र है। अपवाह क्षेत्र 11 देशों में। अपवाह क्षेत्र का मतलब होता है ये नदी, इसकी सहायक नदी, इन सब का मिला के 11 देशों में होता है। कुल मिला के 11 देशों में इसका अपवाह क्षेत्र होता है। ठीक है, अपवाह क्षेत्र कितने देशों में हो रहा है, इसका 11 देशों में होकर हो रहा है। एंड लास्टली इस पे एक आसवान बांध बना हुआ है, आसवान डैम बना हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी का उत्तर हमेशा नील नदी होता है। अब इसमें कन्फ्यूजन कैसे आता है, क्योंकि जब हम दूसरी नदी पढ़ते हैं, अमेजन नदी, ये वाला अमेजन नदी देख लीजिए। अब ये अमेजन नदी जो है वो दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, एंडीज हमने पर्वतमाला देखी थी, एंडीज पर्वतमाला में ही पेरू में एंडीज पर्वत से निकलती है। पेरू नाम का एक देश है, यहाँ से निकलती है। ये निकल के और इस साइड में जाती है और अटलांटिक महासागर में अपना पानी छोड़ देती है, अटलांटिक महासागर में। ये भी काफ़ी लंबी है, 6400 किलोमीटर के आसपास में, और पहली वाली कितनी है, 6650 किलोमीटर के आसपास में। अब लंबाई में दूसरे नंबर पे ये है, लेकिन अमेजन नदी में जो पानी आता है वो पानी का एरिया, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो अपवाह क्षेत्र जितना आयतन ज़्यादा है वो इस नदी का है। यानी अपवाह के मामले में नंबर 1, पानी ले जाने के मामले में नंबर 1 नदी कौन सी है पूरे विश्व में, तो वो है अमेजन। ठीक है, जल प्रवाह की दृष्टि से ये पानी की मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। विश्व के कुल ताजे पानी का 20% अकेले अमेजन नदी लेके जाती है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग बोल देते हैं सब विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन या नील में से कंफ्यूजन कर देते हैं। अब बड़ी में 2 पॉइंट हैं कि भाई बड़ी किस तरीके से बोलें, लंबी है और बड़ी। और बड़ी का मतलब होता है चौड़ी या अपवाह क्षेत्र ज़्यादा, अपवाह क्षेत्र ज़्यादा, यानी जिसके पानी बहुत ज़्यादा लेके जा रही हो। तो जब बड़ी नदी की बात करेंगे, अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे, चौड़ी नदी की बात करेंगे, तो विश्व की सबसे अपवाह क्षेत्र वाली नदी है अमेजन नदी। और जब हम बोलेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो नील नदी बोलेंगे। बस ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपको याद रखना। सबसे लंबी तो वो हो गई नील नदी। और ऐसे बोलते विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो बड़ी में क्या होता है, आयतन और अपवाह क्षेत्र आता है, तो वो होती है अपनी अमेजन रिवर। और अमेजन रिवर कहाँ पे है, ये अमेजन रिवर दक्षिण अमेरिका में है। और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत से निकलती है, पेरू नाम के देश से, और इस तरीके से बहती हुई और यहाँ जाती है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं इसकी। और अगली बात, विश्व के जो ताज़े पानी का 20% तो इसी में जा रहा है। इस नदी के कारण यहाँ पे बहुत घने जंगल बने हुए हैं, जिनमें आज तक मनुष्य प्रवेश भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इतने घने जंगल बने हुए हैं, इतने घने जंगल बने हुए हैं, और नदी की चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि इस पूरी नदी पे आज तक एक पुल नहीं बना पाए हैं, इतनी चौड़ी नदी है ये। ठीक है, इसकी सहायक नदियों पे तो पुल बने हुए हैं, लेकिन ओरिजिनल अमेजन नदी पे पुल नहीं बने हुए हैं। ऊपर से देखने पे क्लियर दिखते हैं, ऊपर से देखने पे सैटेलाइट में क्लियर अमेजन नदी दिखती है, इसके जंगल दिखते हैं। और इन जो जंगलों को हम वर्षावन बोलते हैं, अमेजन वर्षावन बोलते हैं। और ये विश्व के फेफड़े के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक घने एंड सघन एंड डेंस फॉरेस्ट हैं। क्योंकि यहाँ बारिश भी अच्छी होती है, नदी भी है, और वर्षा की मात्रा के अलावा यहाँ पे धूप भी अच्छी होती है। तो यहाँ पे बहुत घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, इसलिए इसे विश्व के फेफड़े भी कहते हैं। ओके, वर्षावन पाए जाते हैं। इसका बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है। इन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ओके, यहाँ पे पूरी नदी पे अब तक कोई पुल नहीं बना हुआ है। यह नदी समुद्र में मिलने से पहले विशाल डेल्टा नहीं बनाती है। एक नदी जो विशाल डेल्टा नहीं बनाती है, ये काफ़ी गहराई तक नौकायन
यानी नेविगेबल है, यानी 1600 किलोमीटर तक तो इसमें अंदर जहाज जा सकते हैं। टोटल लंबाई तो 6400 है, लेकिन 1600 किलोमीटर तक यहाँ तक तो जहाज जा सकते हैं, उसके बाद तो पॉसिबल नहीं है। कभी कोई एनाकोंडा मूवी आपने देखी हो तो एनाकोंडा का जो कॉन्सेप्ट आता है कि एनो इतना बड़ा सांप, अगर बहुत अलग टाइप की प्रजाति पाई जाती है इस क्षेत्र में, क्या मनुष्य सर्वाइव नहीं कर सकता, किसी भी आदमी को 5 दिन के लिए छोड़ दो नहीं रह सकते। कुछ आदिवासी लोग रहते होंगे जिनको लोगों ने देखा नहीं है, तो वो जानवरों की तरह ही रहते होंगे। इस क्षेत्र को अभी तक पूरे तरीके से डिस्कवर नहीं किया गया है, लोग जा ही नहीं पाए। यहाँ पे कोई सड़क वड़क नहीं बनी हुई है, ठीक है। ये ब्राज़ील देश है, ब्राज़ील देश की जनसंख्या ज़्यादातर यहाँ पे रह रही है, यहाँ पे रह रही है। इस बरसा वन वाले में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल जंगल ही जंगल है। आप गूगल मैप देखना, वहाँ पे आपको क्लियरिटी के साथ दिखेगा। और ये विषुवत रेखा के बहुत करीब है। अब विषुवत रेखा के बहुत करीब है तो सूर्य की किरणें भी तेज पड़ती हैं, पानी एवोपरेट होके ऊपर जाता है और बारिश भी करता है। तो पेड़ों के डेवलप होने के लिए क्या चाहिए? पेड़ों के डेवलप होने के लिए पानी चाहिए, खनिज चाहिए और सूर्य की रोशनी चाहिए। पानी है, खनिज है, सूर्य की रोशनी है और मानव का कोई दखल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे जो है वो वर्षा वन बने हुए हैं, जिन्हें हम पृथ्वी के फेफड़े बोल देते हैं। बेसिक चीज़ समझ में आई। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। और लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। आगे बात समझ में। नील कहाँ से निकल रही है? विक्टोरिया लेक से निकल रही है। किस नाम से निकल रही है? वाइट, सफ़ेद नील। ताना झील से कौन सी निकल रही है? ब्लू नील। दोनों कहाँ मिल रही हैं? खार्तूम में। फिर आसमान डैम बना हुआ है इस पे, और ये मिस्र में होते हुए जा रही है, भूमध्य सागर तक पहुंच रही है। ओके। और ये अपनी कौन सी है इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी? वो है अमेजन। ये एंडीज पर्वत से निकल रही है, अटलांटिक से में पानी छोड़ रही है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं मेडीरा, जापुरा, रियो निग्रो, और ये बस इतना याद रखना, रियो निग्रो नाम याद रख लेना और मेडीरा, दो नाम याद रख लेना, मेडीरा और रियो निग्रो, ये दो इसकी बड़ी बड़ी सहायक नदियां हैं। और तो बहुत सारी धाराएं जिनकी शायद खोज भी नहीं हो पाई होगी, क्योंकि इस क्षेत्र में अभी तक जाना पॉसिबल नहीं है, इतने सघन वन है। ओके। तो दो सबसे लंबी नदी हुई अपनी, एक हुई नील, एक हुई अमेजन। अब आते हैं यांगसी नदी। यांगसी नदी चीन की नदी है, ठीक है, और ये पूर्वी चीन सागर में अपना पानी छोड़ती है और एशिया की सबसे लंबी नदी है। विश्व में तीसरे नंबर पे आ जाती है लंबाई के मामले में। पहले नंबर पे नील, दूसरे पे अमेजन और तीसरे पे यांगसी नदी आती है। तो यांगसी विश्व में तीसरी है और एशिया की पहली है। अच्छा, चाइना में एक नदी और है जिसका नाम है हांगो, लंबाई में वो 6वें नंबर पे आती है, जो अपना पानी वोहाई सागर में गिरती है और सर्वाधिक गाद लेकर जाती है और चीन का शोक कहा जाता है। 6वें नंबर पे आती है ऑल ओवर अगर बोले हम पूरे वर्ल्ड में। और एशिया में अगर बात करें तो ये पहले नंबर पे, ये दूसरे पे ये आ जाएगी, तीसरे पे आ जाएगी। चलो एशिया का छोड़ो, पहले नंबर याद रखना यांगसी। अभी चीन वाली दो नदियों को देखते हैं साथ में। दो नदियां हैं चीन की, दो महान नदियां जिनके किनारे चीन की सभ्यता पनपी है, यांगसी नदी और हांगो यानी पीली नदी। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, 6300 किलोमीटर लंबाई है, विश्व की तीसरी है और एशिया की पहले नंबर पे है। ठीक है। उद्गम कहाँ हो रहा है? ये तिब्बत का पठार है, यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है और इस तरीके से ये यांगसी नदी पूर्वी चीनी सागर में अपना पानी छोड़ देती है। और इसके किनारे वुहान और संघाई दो शहर बसे हुए हैं, संघाई और वुहान। संघाई तो चीन का इंडस्ट्रियल हब है, और वुहान जो शहर जिसके कारण पूरे विश्व में कोविड फैला था, वो वाला भी बहुत बड़ा शहर है। इस नदी पे एक थ्री गॉर्जस डैम बना हुआ है। ये विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है इस नदी पे। इतना बड़ा जल विद्युत बांध है ये, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इतना बड़ा जल विद्युत बांध है ये। इसके कारण पृथ्वी के घूर्णन में कुछ सेकंड्स का भी अंतर आ गया। इतना बड़ा जल प्रवाह है क्योंकि एक जगह पे वहाँ पे पानी स्टोर हो गया है। और थोड़ा बहुत ये भी कयास लगाए जाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण और वहाँ पे समुद्र जैसी कंडीशन बन जाती है इस डैम के पीछे जो रिजर्वोयर बना हुआ है वहाँ पे। तो विश्व का सबसे बड़ा, इस पे थ्योरी भी है, शायद वो सही भी हो, आपका भी सर्च करने का मन करे तो कर लेना, नहीं तो मत पढ़ना। थ्री गॉर्जस डैम, विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध किस नदी पे है? वो यांगसी नदी पे है। इस तरीके से यहाँ पे चीन के द्वारा बनाया गया है। इसे चावल का कटोरा बोलते हैं। इसके बेसिन जो है वहाँ पे चावल का उत्पादन होता है और इसे गोल्डन वाटरवे, चीन का सबसे व्यस्तम जल मार्ग है, ये नदी के अंतर्गत वाटरवे है, तो इसे हम गोल्डन वाटरवे के नाम से जानते हैं। तो एक नदी है यांगसी नदी, एशिया की सबसे लंबी है, विश्व की तीसरी है,
तिब्बत के पठार से निकलती है। इस पे बांध बना हुआ है थी गॉर्जियस डैम। यहाँ पे चावल का उत्पादन होता है और इसमें बहुत सारा जो है वो नेविगेशन किया जा सकता है। व्यस्ततम जलमार्ग है और अपना पानी चीन सागर में छोड़ती है। इसके किनारे संघाई और वुहान 2 शहर हैं। गॉट इट। दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है यांगो नदी या येलो रिवर, पीली नदी, येलो कलर दिख रहा होगा, येलो रिवर। इसे हम चीन का शोक भी बोलते हैं। लंबाई इतनी है, चीन की दूसरी लंबी नदी है। अब ये कहाँ से निकल रही है? इधर की साइड में कुनलुन पर्वत श्रेणी है, वहाँ से निकलती है, पूरे चीन में बहती हुई, और ये बोहाई सागर में जाके अपना पानी छोड़ देती है। कीवर्ड के रूप में याद रख लेना। अब इसे चीन का शोक बोलते हैं क्योंकि ये बार बार रास्ता बदल लेती है और विनाशकारी बाढ़ लेकर के आती है। ये लोएस यहाँ पीली मिट्टी बहाकर लाती है, जिसके कारण इसका रंग पीला होता है। इस वाला आसपास का एरिया है ना, वहाँ पे पीला जो है वो ज़मीन है ऑलमोस्ट, क्योंकि वो साथ में पीली मिट्टी बहा के ला रही है। कौन सी नदी? हांगो नदी। इसलिए उसका नाम ही क्या पड़ गया? पीली नदी हो गई उसका। और ये साथ में सर्वाधिक गाद भी लाती है। दुनिया की सबसे ज़्यादा गाद सिल्ट लाने वाली नदी है ये, और प्राचीन चीनी सभ्यता का विकास यहीं पे हुआ था, इस नदी के आसपास वाले इलाके में। ये कौन सी नदी है? हांगो रिवर, पीली नदी। ओके, आप देखना चाहें तो दोबारा से इस तरीके से देख लीजिए। हांगो पीली नदी, चीन का शोक बोलते हैं, चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है, कुनलुन पर्वत से निकल रही है इस तरीके से, साथ में गाद लेके आ रही है। पीले पीले रंग के जो है मिट्टी है उसे लोएस बोलते हैं, लोएस बोलते हैं। और ये अपना पानी बोहाई सागर में छोड़ देती है, और चीन का शोक बोलते हैं क्योंकि बार बार ये तो वहाँ पे बाढ़ लेके आती है, अपना मार्ग बदलती रहती है। तो 2 नदियाँ चीन की, यांगसी एंड हांगो रिवर हमने कंप्लीट की। तो हमने कितनी नदियाँ अभी तक इंपॉर्टेंटली कवर की हैं? अभी तक हमने 4 नदियाँ कवर की हैं। एक की है अपने नील नदी, दूसरी की है हमने अमेजन नदी, तीसरी की है हमने यांगटीसी, और चौथी हमने की है हांगो। हांगो को मैं पीली नदी लिख देता हूँ, ठीक है, पीली नदी। तो ये तो दोनों चीन की हैं, चाइना की हैं। नील रिवर अपनी अफ्रीका में है। ओके, अफ्रीका में है। और कहाँ से निकल रही है? विक्टोरिया लेक से निकल रही है। विक्टोरिया लेक से सफ़ेद नील निकल रही है, और ताना लेक से वाइट वो ब्लू नील निकल रही है। दोनों मिल जा रही हैं कहाँ पे? दोनों मिल के जा रही हैं अपनी उसमें, अपना जो देश है अपना सूडान, आई थिंक, एक सेकंड, दोनों मिलके जा रही हैं अपनी खार्तूम सूडान में मिल रही हैं। ओके, खार्तूम नाम की जगह पे आप सूडान में जाके मिल रही हैं, और मिस्र को पूरा जीवन दान दे रही हैं। तो मिस्र की हो गई। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। अमेजन नदी चौड़ाई में सबसे अधिक है, सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इसके कारण बहुत सारे वर्षा वन बन रहे हैं, तो विश्व के फेफड़ों का निर्माण हो रहा है। विश्व के शुद्ध जल के रूप में जो फ्रेश वाटर है वो 20% ये लेके जा रही है। तो आयतन अपवाह प्रभार में सबसे लंबी नदी अमेजन, ठीक है। यांगसी नदी तिब्बत पठार से निकल रही है, पूर्वी चीन सागर में जाके मिल रही है। इसी पे थ्री गॉर्जियस डैम भी बना हुआ है और नेविगेबल है ये, और वुहान और संघाई शहर इसी पे हैं। पीली नदी चीन का शोक भी बोलते हैं, विनाशकारी बाढ़ लेके आती है, साथ में लोएस मिट्टी को भी लेके आती है, पीली मिट्टी को भी लेके आती है। सबसे ज़्यादा गाद या सिल्ट लेके ये नदी चलती है, और चीन की सभ्यता इस नदी के किनारे पनपी थी, जो प्राचीन सभ्यता थी। तो ये अपनी 4 नदी हुई। अब आते हैं इंपॉर्टेंट 5वीं नदी में, लंबाई के हिसाब से हम चल रहे हैं। चौथी नदी सबसे लंबाई में मिसिसिपी और मिसौरी, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका की नदी है और अपना पानी मैक्सिको की खाड़ी में छोड़ती है, और इसका जो डेल्टा बनता है वो पक्षीपाद यानी वर्ड्स के फुट जैसा बनता है। मिसिसिपी, मिसौरी, ये उत्तरी अमेरिका में। चलो एक बार ये देखते हैं हम। मिसिसिपी, मिसौरी, उत्तरी अमेरिका की 2 फेमस नदियां, एक है मिसिसिपी इस तरीके से, एक आ रही है मिसौरी, और ये अपना सेंट लुइस नाम के शहर पे ये दोनों का संगम हो जाता है और ये नीचे जाती हैं, और न्यू ऑरिलियंस नाम का एक और शहर है, उसके पास में अपना पानी नीचे की साइड में यहाँ छोड़ देती हैं, ठीक है। ये मैक्सिको की खाड़ी है, यहाँ पे अपना पानी छोड़ देती हैं ये, ओके। तो मैक्सिको की हडसन की खाड़ी भी बोल देते हैं इसे। तो ये मिसिसिपी और मिसौरी जो हैं उत्तरी अमेरिका की महाधमनी के नाम से जानी जाती हैं, ग्रेट आर्टरी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, याद रखना। ग्रेट आर्टरी यानी महाधमनी, इनमें ही पूरा उत्तरी अमेरिका का मुख्य भाग फैला हुआ है। यहीं पे प्रेरी के मैदान है, और प्रेरी के मैदान मैंने बताया था विशाल मैदान जो गेहूं और मक्का के उत्पादन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस नदी की लंबाई है 6275, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम जो होता है इटास्का झील से होता है,
मिनेसोटा नाम की जगह से यूएसए में। ओके, इटास्का झील याद रखना, मिनेसोटा नाम से जगह है और यूएसए में। इटास्का झील याद रखना है बस आपको, यूएसए में। और ये मैक्सिको की खाड़ी में यहाँ पे अपना पानी छोड़ देती है, मुख्य रूप से यूएसए में बहती है। थोड़ा बहुत इसका अपवाह सहायक नदियाँ जो हैं वो कनाडा में हो सकती हैं। इसका जो डेल्टा होता है, ये जो डेल्टा होता है ये पक्षी के पंजे के जैसा होता है, इस तरीके से। ओके, पक्षी का पंजा दिख रहा है आपको, इस तरीके का डेल्टा बनाती है। तो कौन सी नदी ऐसी है जो अपने मुहाने पे पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है? तो वो अपनी मिसिसिपी मिसौरी नदियों की जो है वो बनाती हैं। और इस पे कौन कौन से शहर हैं? न्यू ऑरिलियंस शहर इसके डेल्टा पे स्थित है। सेंट लुइस शहर इनके संगम पे है। सेंट लुइस जहाँ पे दोनों मिल रही हैं, मिसिसिपी और मिसौरी, और न्यू ऑरिलियंस जहाँ पे ये डेल्टा अपने समुद्र में डाल रहे हैं वहाँ पे। प्रेरी मैदान, ये नदी अमेरिका के विशाल मैदानों का निर्माण करती है, गेहूं और मक्का का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और टॉर्नेडो एली, इसका प्रभाव क्षेत्र अक्सर टॉर्नेडो यानी बड़े बड़े चक्रवातों से भी प्रभावित होता है। यहाँ पे बहुत सारे चक्रवात आते हैं इस जगहों पे। ओके, और उनका नाम है टॉर्नेडो एली। ओके, तो अपनी चौथी सबसे लंबी नदी कौन सी हुई? मिसिसिपी मिसौरी। कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में। इसे उत्तरी अमेरिका की क्या बोला जाता है? महाधमनी बोला जाता है। कहाँ से निकलती है? इटास्का झील से निकलती है, मिनेसोटा नाम की जगह से, यूएसए में। और दोनों झीलें कहाँ दोनों नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं? मिसिसिपी और मिसौरी दोनों नदियाँ सेंट लुइस नाम के शहर के पास में जाके मिलती हैं, और उसके बाद में नीचे जाती हुई और अपना पानी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती हैं। वहाँ पे एक और शहर है न्यू ऑरिलियंस, ठीक है, दूसरा शहर है न्यू ऑरिलियंस है। इस पे डेल्टा जो बनता है वो पक्षी के पंजे के आकार का होता है, और इस वाले इलाके में, पूरे इलाके में प्रेरीज के मैदान पाए जाते हैं जहाँ पे गेहूं और मक्का का बहुत अच्छा उत्पादन होता है। तो ये अपना चौथे नंबर की लंबाई में हो गई। पहले नंबर पे लंबाई में नील थी, दूसरे नंबर पे लंबाई में अमेजन थी, लेकिन सबसे बड़ी नदी में अमेजन ही याद रखना है, लंबी में नील याद रखना है। बड़ी बोलते ही अमेजन, ठीक है, और लंबी बोलते ही नील। तो लंबाई में नील, नंबर 2 पे अमेजन, नंबर 3 पे हमने अभी जो देखा था वो यांग टीसी क्यांग चाइना वाली रिवर देख ली। नंबर 4 पे हमने मिसिसिपी मिसौरी देख लिया, ठीक है। अब हम नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 पे है येनिसी रिवर, एशिया में, रूस में है, और अपना पानी आर्कटिक सागर में है, और आर्कटिक सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। ये है अपनी येनिसी रिवर। ओके, अब ये ना एक अकेली नदी नहीं है, इसके आसपास में मतलब पूरे अब हम एक बार के लिए इधर, अच्छा ये कर लिया। अब हमने महाद्वीप वाइज चल रहे हैं। पहले एक बार नदियों की लंबाई वाइज पूरा क्रम देख लेते हैं, फिर हम महाद्वीप वाइज चलेंगे। ओके, तो येनिसी रिवर है, ये साइबेरिया वाले इलाके में होते हुई ऊपर आर्कटिक की साइड में जाती है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको। हांगो नदी हमने थोड़ा पहले देखा ही था। ऐसे ही येनिसी और ओब, ये दोनों ऐसे ही हैं, एक साथ में ही हैं। येनिसी, ओब और अमूर, ठीक है, अमूर थोड़ा प्रशांत महासागर सागर चला जाए, येनिसी, ओब, ठीक है। और हांगो हमने देख लिया, पराना दक्षिण अमेरिका की नदी है, कांगो अफ्रीका की है, और अमूर जो है वो एशिया की है, प्रशांत महासागर में अपना पानी गिरती है। हांगो नदी हमने देखा बोहाई सागर में अपना पानी गिरती है, सर्वाधिक गाद लेके आती है। ओब भी रूस की है और अपना पानी आर्कटिक सागर में गिरती है, पश्चिमी साइबेरिया की मुख्य नदी है। पराना दक्षिण अमेरिका की है, अटलांटिक सागर में गिरती है, दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी है। कांगो अफ्रीका की है, अटलांटिक सागर में गिरती है, सबसे गहरी 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 सबसे, यानी गड्ढे वाली, सबसे ज़्यादा गहराई इसमें है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अमूर जो है वो रूस में है, प्रशांत महासागर, रूस और चीन की सीमा बनाती है, ठीक है। अब एक एक करके महाद्वीप वाइज देखते हैं। ये तो 4-5 मैंने बड़ी बड़ी दिखा दी, अब महाद्वीप वाइज चलेंगे तब अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगी। पहले रूप में भारत, चीन, बांग्लादेश वाली हिमालयी नदियां हैं। एशिया के रूप में तो ब्रह्मपुत्र नदी, इंडस और गंगा नदी। वैसे तो अपना इंडिया ज्योग्राफी आता है तो पूरा नदियों वाला पार्ट होता ही है, पर बेसिक चीज़ तो मैं बता ही देता हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से निकलती है उसका नाम है चोमांगयुंगडुंग ग्लेशियर। ये तिब्बत में है, मानसरोवर झील के पास में है। क्या नाम है ग्लेशियर का? चोमांगयुंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील के पास में, तिब्बत में है। ये पहले चीन में, फिर भारत में, फिर बांग्लादेश में बहती है। अब इसका अलग अलग जगह अलग अलग नाम हो जाता है। तिब्बत में इसे लोग सांगपो नाम से जानते हैं। जब ये अपने भारत के अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसे दिहंग के नाम से जाना जाता है। जब वो मैदानों में असम में आ जाती है तो उसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है।
और जब वो बांग्लादेश में जाती है तो उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। असम में माजुली नामक विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप इसी नदी पे बना हुआ है। बाकी अपना इंडिया ज्योग्राफी में और डीप में देख लेंगे, वहाँ पे पूरा ब्रह्मपुत्र नदी पे और डिस्क्रिप्शन है। सिंधु नदी, सिंधु नदी बोखरचू नाम का एक ग्लेशियर है तिब्बत में, वहाँ से निकलती है। चीन, भारत और पाकिस्तान में बहती है। सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म इसी नदी के किनारे हुआ था। पाकिस्तान की जीवन रेखा इसी पे है, ठीक है। और भारत का नाम भी जो भी पढ़े हैं, हिंदुस्तान पढ़ा हो, पहले सिंधु शब्द था, ठीक है, सिंधु शब्द था। एंड सिंधु को पर्शियन लोग जो साको हा बोलते थे तो हिंदू बोलने लग गए थे, और हिंदुओं से नाम बढ़ गया हिंदुओं का स्थान तो हिंदुस्तान, यानी सिंधु नदी के पूरब की साइड में रहने वाले इलाके के सब लोगों को हिंदुस्तान बोलते थे, पर्शियन लोग जो आते थे। अब सिंधु को, सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु को जो यूरोपीय लोग थे या जो यूरोपीय लोग थे और जो इटली की सभ्यता उन क्षेत्रों वाले लोग थे ना, तो वो लोग सिंधु नहीं बोलने के सिंधस बोलते थे। सिंधस को बाद में इंडस हो गया और इंडस का बाद में इंडिया हो गया, ठीक है। यूरोपीय लोगों के द्वारा ये नाम रख दिया गया, ठीक है, पर्शियन लोगों के द्वारा ये नाम रख दिया गया। तो भारत के जो भी नाम है वो सिंधु नदी के कारण ही आए हुए हैं। उसके बाद में गंगा नदी, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथ के रूप में, पूरी 5 नदियों का आता है, फिर उनका संगम बनता है, वो अपना इंडिया ज्योग्राफी में ही देखना। भारत में और बांग्लादेश में बहती है, ठीक है, बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है ये, लास्ट में पूरा सुंदरवन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा अगर कहीं है तो वो सुंदरवन डेल्टा है। ये भारत के बंगाल प्रदेश, जिसे हम पहले पश्चिम बंगाल पर बोलते थे, भारत के बंगाल प्रदेश और बांग्लादेश दूसरे देश के साथ में एक बहुत बड़ा डेल्टा है जिसमें बंगाल टाइगर फेमस है, ठीक है। तो इसके नाम में थोड़ा सा चेंज होता है आगे आके, जैसे गंगा नदी, और गंगा नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है, जैसे ही वो बांग्लादेश में पहुंचती है पद्मा हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसका नाम जमुना हो जाता है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती हैं तो वहाँ पे इसका नाम मेघना हो जाता है, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती हैं। कन्फ्यूजन देख लीजिए क्या कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। गंगा नदी को पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में, इन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना बोलते हैं, बात खत्म, ठीक है। ये अपना भारत वाली नदियाँ इंपॉर्टेंट हुई। अब आते हैं हम दक्षिण पूर्व और पश्चिमी एशिया की साइड में, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया, एशिया वाला पार्ट, अगर आपको महाद्वीपों वाला पार्ट पता हो तो मान लीजिए कि ये अपना, ओके, ये एशिया का मैं मैप बना रहा हूँ, जैसा भी हो एडजस्ट करना है, ओके। ये अपना इंडिया वाला पार्ट, सॉरी, जैसा भी है उसके लिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में मैप भी ला सकता हूँ। चलो अभी के लिए ये करते हैं। अगर हम इसको पार्ट्स में बांट के देखें, ठीक है, इस तरीके से हम पूरे एशिया को, तो एशिया में आप ये देखिए, पूर्व दिशा, ये उत्तर दिशा, ये पश्चिम दिशा, एक दक्षिण दिशा, ठीक है। तो दक्षिण वाला इलाका ये हुआ, ये वाला इलाका हुआ दक्षिण। अच्छा, इनके बीच वाला जो इलाका होगा वो कौन कौन सा होगा? मान लीजिए कि दक्षिण और पूरब के बीच में है, तो ये इलाका कौन सा होगा? दक्षिण पूरब, ठीक है, दक्षिण पूरब होगा। ये इलाका कौन सा होगा? उत्तर पूरब, ठीक है। ये इलाका कौन सा होगा? उत्तर पश्चिम। ये इलाका कौन सा होगा? ये होगा अपना दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, ओके। तो हम दक्षिण की जब बात करते हैं, दक्षिण एशिया की, तो दक्षिण एशिया में हमारा पूरा भारतीय उपमहाद्वीप आता है, ठीक है। सार्क, अगर नेशंस का, देश का जो एक सहयोगी संगठन बना हुआ है सार्क, वो दक्षिण एशियाई देशों का सहयोगी संगठन है। साउथ एशिया के जो देश नेशन हैं, तो उनमें कौन कौन से आते हैं? इंडिया आता ही है, नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है, श्रीलंका आ जाता है। तो ये सब देश जो होते हैं वो दक्षिण एशिया में आते हैं। और इधर वाले जो देश हैं ये दक्षिण पूर्व एशिया में आते हैं। इनके नाम मैं बता देता हूँ आपको, म्यांमार यानी बर्मा, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, ये सब आते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो अब हम इन नदियों को देखने वाले हैं, इस साइड वाले। ये वाली नदियाँ तो हमने देख ली, ये वाली नदियाँ हम देखने वाले हैं अभी हिमालय में, अपने एशिया में। तो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, ये वाला पार्ट यहाँ से हटाना पड़ेगा, भारत, अच्छा चीन बांग्लादेश तो नहीं, ये वाला पार्ट हटेगा, साउथ ईस्ट वाले मारे,
सबसे इंपॉर्टेंट नदी है मेकांग नदी। मेकांग नदी साउथ ईस्ट एशिया की जीवन रेखा है, दक्षिण पूर्व एशिया की जीवन रेखा है, लाइफ लाइन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ये 6 देशों से होकर बह रही है, चीन से आ रही है, ठीक है। उसके बाद में ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, ठीक है। तो ये चीन से आ रही है, बॉर्डर बना रही है म्यांमार और थाईलैंड के बीच में, फिर लाओस और थाईलैंड के बीच में। उसके बाद में ये नीचे जा रही है और कंबोडिया के बाद में वियतनाम में जाके और नीचे की साइड में अपना पानी डाल रही है। तो ये 6 देशों से होकर बहती है और दक्षिण चीन सागर में अपना पानी डालती है। ये लाओस और थाईलैंड के बीच में प्राकृतिक सीमा बना रही है। आप देख रहे होंगे ये लाओस है इधर की साइड में, ये थाईलैंड है, बीच में पूरी सीमा बना रही है ये, ओके। और इसे पूर्व की डैन्यूब भी कहा जाता है क्योंकि कई देशों से गुजरती है। डैन्यूब यूरोप की एक प्रमुख नदी है जो कि 10 देशों से होकर गुजरती है। डैन्यूब यूरोप की प्रमुख नदी है। तो ये 6 देशों से गुजर रही है, पूरी साउथ ईस्ट की जीवन रेखा इसी के किनारे है, तो इसे हम पश्चिम की जो है वो डैन्यूब, पूर्व की डैन्यूब, अपना एशिया पूर्व, ठीक है, पूर्व की डैन्यूब भी बोल देते हैं। तो ध्यान रखना मेकोंग नदी ये दक्षिण पूर्व एशिया की जो है वो जीवन रेखा है, लाइफ लाइन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ये 6 देशों से होकर बहती है जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इन देशों से होकर ऊपर चाइना वाला पार्ट भी आता है। और ये लाओस और थाईलैंड के बीच में सीमा बनाती है और अपना पानी दक्षिण चीन सागर में डाल देती है। एक और नदी है इरावदी नदी। ये म्यांमार देश की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, म्यांमार की जीवन धारा इसे बोलते हैं, ठीक है। म्यांमार की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसके किनारे रंगून शहर है, जिसे यांगून भी बोलते हैं, ये इसके डेल्टा पे स्थित है और अपना पानी अंडमान सागर में जाके डाल देती है। उसके अलावा अपनी इराक ईरान की 2 नदियां हैं, दजला फरात। अब ये इराक ईरान उधर की साइड में आ गए हम, दूसरी साइड में जो इधर की साइड में अगर देखें तो यहाँ पे हम आ गए इस साइड में, ओके, इराक ईरान। तो इराक ईरान की 2 इंपॉर्टेंट हैं, दजला फरात। पश्चिम एशिया की मुख्य रूप से इराक की प्रमुख नदी है। विश्व प्रसिद्ध मेसोपोटामिया की सभ्यता इन्हीं नदियों के किनारे बनी थी। ये दोनों नदियां मिलके सत अल अरब बनाती हैं और फिर फारस की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो दजला फरात कहाँ की नदियां हैं? इराक और ईरान की 2 इंपॉर्टेंट नदियां हुई हैं, ओके। तो इनमें से कौन सी नदी लाओस और थाईलैंड की सीमा बनाती है? वो मेकांग नदी है। साल्विन नदी भी म्यांमार और थाईलैंड की सीमा बनाती है, तो एक साल्विन नदी भी आप इधर याद रख लेना, साल्विन नदी भी इधर की साइड में हुई। चलो अब हम बात करते हैं उत्तरी एशिया और रूस की, ऊपर वाले इलाके की मैं बोल रहा था, यहाँ वाले इलाके की, इस वाले इलाके की नदियों की। 3 नदियाँ और एक और नदी है, 4 देखते हैं, बट मेनली 3 नदियाँ इंपॉर्टेंट है। येनिसी नदी, ओब नदी और आमूर नदी, ठीक है। 3 नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ की। येनिसी नदी ये विश्व की 5वीं सबसे लंबी नदी है, हमने देखा था। ये दक्षिण से उत्तर की साइड में जाएगी, नीचे से ऊपर की साइड में जाएगी, मैंने बताया था। ये अपना पानी यहाँ से लेके और ऊपर की साइड में ये आर्कटिक सागर है, इसमें जाके डालती है, ठीक है। तो विश्व की 5वीं दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है, आर्कटिक महासागर में अपना पानी डाल देती है। ये मध्य साइबेरिया की प्रमुख नदी है। साइबेरिया रूस का सबसे बड़ा प्रांत है, पूरा का पूरा बड़ा इलाका है ये, पूरा बड़ा राज्य, इतना बड़ा साइबेरिया, ठंडा इलाका, बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका, ठीक है। हम जब बोलते हैं कि साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को हिमालय रोक लेता है, तो यहाँ पे रोक लेता है। साइबेरिया का इलाका लोग रहना पॉसिबल नहीं है, -50 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर, बहुत कम जगहों पे लोग रहते हैं, वो भी आधुनिक सुविधाओं में। द्वितीय विश्व युद्ध में साइबेरिया का इलाका प्रसिद्ध था, लोगों को मारने के लिए वहाँ साइबेरिया में भेज दिया जाता था, लोग बर्फ़ में ठंडे में तड़प तड़प के मर जाते थे, ठीक है। पूरे इलाके में, ऊपर वाले इलाके में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ऑल ईयर -20 डिग्री से तो कम ही रहता है। अब तुम सोच के देख लो, काफ़ी बार -50, 40, 60 तक जाता है, ऐसा इलाका है ये वाला, और बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ पे एक पूरी रेल लाइन गुजरती है जो विश्व की सबसे बड़ी रेल लाइन है, जो रूस से जाके इधर जाती है, उसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन है। तो साइबेरिया एक राज्य है, वो अपने रूस के अंतर्गत आता है। तो येनिसी नदी साइबेरिया की मुख्य नदी हो गई, याद रख लेना, और विश्व की 5वीं सबसे लंबी नदी है, ये भी पॉइंट याद रख लेना। उसके बाद में ओब नदी। ओब नदी पश्चिमी साइबेरिया की विशाल नदी है, ठीक है। ये अल्ताई पर्वत से निकलती है, मैंने बताया था अल्ताई पर्वत है ऊपर की साइड में, अल्ताई माउंटेन्स। इसकी सहायक नदी है इर्तिस। इसके साथ में मिलकर ये दुनिया की सबसे लंबी नदी प्रणालियों में से एक बनाती है, तो कोई पॉइंट नहीं है, बट इसका सहायक नदी कौन सी है? इर्तिस। ओब की सहायक नदी कौन सी हुई? इर्तिस, याद रख लेना, ये साइबेरिया में ही है। यह उत्तर की ओर बहती है, इसका मुहाना सर्दियों में जम जाता है, जिससे पीछे के हिस्से में दलदल बन जाते हैं। ओब की खाड़ी
में जाकर के आर्कटिक महासागर में अपना पानी छोड़ देती है। ओके, येनिसी नदी ये भी आर्कटिक सागर में डाल रही है, ये मध्य साइबेरिया में होके जा रही है। ये पूरा का पूरा पश्चिमी साइबेरिया की विशाल नदी है और इसकी सहायक नदी का क्या नाम है, इल्टिस। तो ऊपर की साइड जाने वाली नदी में येनिसी, ओब, ओब की सहायक नदी इल्टिस, तीनों नदियों के नाम याद रहने चाहिए। अब आती है अमूर नदी। ठीक है, अमूर नदी, अमूर नदी द ब्लैक ड्रैगन रिवर, अमूर नदी। ओके, इसका चीनी नाम है हेईलोंग जियांग, यानी काली अजगर नदी इसे बोलते हैं। काली और अजगर जैसी ये शेप बना रखा है इसे। ओके, द ब्लैक ड्रैगन रिवर नाम से पता चल रहा, द ब्लैक ड्रैगन रिवर। यह रूस और चीन के बीच में प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह बाकी साइबेरियन नदियों से अलग प्रशांत महासागर में गिर जाती है पानी। ठीक है, अगर हम मैप में अगर देखने की कोशिश करें तो इस तरीके से है और इस तरीके से ये अमूर नदी अपना पानी इधर की साइड में प्रशांत महासागर में डाल देती है। नीचे चाइना, ऊपर रूस, इनके बीच में प्राकृतिक सीमा का भी निर्माण कर देती है। इसका चीन में नाम क्या है, ब्लैक ड्रैगन नदी। ओके, तो अमूर नदी। तो हमने कौन कौन सी नदी यहाँ पे देखी, एक नदी देखी हमने ओब, एक देखी येनिसी, येनिसी की सहायक है इर्टिस, और एक नदी देखी ओब नदी, ये ऊपर वाले इलाके में हमने देख ली। याद रखना है कौन कौन सी हैं, येनिसी, ओब, ओब की सहायक इर्टिस, और अमूर नदी द ब्लैक ड्रैगन रिवर। ओके, अब आते हैं एशिया की और अन्य नदियों के नाम। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए हमें याद करने पड़ेंगे, फिर मैप में भी देखेंगे, रिवाइज भी करेंगे, चलते रहेंगे। तो पूरा पूरा मैंने बोला है ना आपको, समझाना रटाना सब मेरा काम है। अमू दरिया और सर दरिया, ये दो नदियां हैं जो एक पामीर पठार से, एक तियानसिन पर्वत से, दोनों आसपास से ही निकलती हैं। एक अपना उज्बेकिस्तान तुर्किस्तान में बहती हुई है, एक कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में बहती हुई, और ये अपना पानी अरल सागर में डाल देती थी दोनों। ठीक है, अरल सागर में डालती थी ये नदियाँ। अब यहाँ पे लेट मी शेयर सम मैप, मैं मैप दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर है तो ठीक, नहीं तो मुझे मैप कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, ये रही, चलो इसी में से बोल देता हूँ। एक है अमू दरिया, एक है सर दरिया। ओके, सायर दरिया, ये अपना पानी छोड़ रही हैं अरल सागर में। अब हुआ क्या कि इन पे बांध बना के सिंचाई की जाने लगी, तो अरब सागर में पानी नहीं जाने लगा, अरल सागर बिल्कुल ऑलमोस्ट सूख गया। तो विश्व की सबसे बड़ी टेंशनों में से एक हो गई अभी, विश्व के पिछले 50 सालों में कोई अगर बड़ा सागर था वो सूख गया है तो वो अरल सागर है। इस पर यूपीएससी ने 10 बार सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये नदियाँ मैंने बता दी ना, ये गंगा ब्रह्मपुत्र है, मेकोंग नदी है, यांगसी थी, येलो हो गई। ओके, ये दजला फरात नदी है, अमू दरिया, सर दरिया हो गई। यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत से नीचे निकलती है यूराल नदी, जो अपना पानी कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर में। ठीक है, ये कैस्पियन सागर है। ऐसे बोल्गा नदी है, रूस में बहती हुई आती है, बोल्गा रूस की सबसे फेमस नदी है। ठीक है, तो बोल्गा नदी वो अपना पानी कहाँ डाल रही है, वो कैस्पियन सागर में डाल रही है। यूरोप की एक डैन्यूब नदी है, 10 देशों से बहती हुई ब्लैक सी में अपना पानी डाल देती है। एक राइन नदी है, ऊपर की साइड में जा रही है, एक सीन नदी है, ऊपर जा रही है, तो यूरोप की है। नील नदी मैंने बताया ही है, अफ्रीका की इंपॉर्टेंट नदी है। उसके अलावा अफ्रीका की एक और नदी है सेनेगल रिवर, अफ्रीका की एक नदी है नाइजर नदी, इस तरीके से। ठीक है, वो इस तरीके से आती है। उसके अलावा कांगो नदी है, ये अभी हम देखेंगे आगे, पर मैं एक बार ओवरव्यू में बता रहा हूँ। कांगो नदी है और जाम्बेजी नदी है अफ्रीका की। ठीक है, एक बार ओवरव्यू में दिखा रहा हूँ, फिर हम महाद्वीप वाइज देखेंगे तो अच्छा लगेगा। नील, सेनेगल, नाइजर, कांगो और जाम्बेजी नाम रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, दजला और फरात का इंग्लिश नाम है टिग्रिस यूफ्रेटस, टिग्रिस यूफ्रेटस। अब इधर की साइड में देखते हैं उत्तरी अमेरिका में, तो उत्तरी अमेरिका में यहाँ 5 महान झील हैं, उनके बाद में एक नदी निकलती है, उसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, एक कनाडा में एक झील नदी जाती है मैकिंजे नदी। यहाँ यूकान का पठार बताया था, यूकान के पठार से पास में से निकल के जाती है यूकान रिवर। कोलंबा पठार बताया था, कोलंबिया रिवर जाती है। कोलोराडो पठार बताया था, कोलोराडो नदी जाती है। मिसिसिपी, मिसौरी मैंने बताया, और उनकी एक सहायक नदी और ओहियो रिवर है। इधर की साइड में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट नदी अमेजन नदी बताई, और उसके अलावा पराग्वे, पराना और ये नदियां हैं, ये अपनी दक्षिण अमेरिका की हैं। और ऑस्ट्रेलिया की मरे और डार्लिंग करके 2 नदियां हैं इंपॉर्टेंटली। ओके, और ये आपको पता होना चाहिए, इनको भी ओवरव्यू में दिखा देता हूँ। विश्व की सबसे ऊंचाई विश्व की सबसे गहरी झील है लेक बेकाल। ठीक है, एक लेक बाल्कस है, ये अपने मध्य एशिया में है। कैस्पियन सागर है, इधर बीचों बीच में है। मृत सागर है, जॉर्डन में। ओवरव्यू में बोल रहा हूँ, आगे एक एक पूरे स्लाइड है इन पे। और 4 लेक है ये अफ्रीका में,
इधर की साइड में एक पूरा भ्रंश बना हुआ है, उसमें कुछ लेक हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंटली विक्टोरिया, टंगानिका और न्यासा, ये 3 लेक हैं। और उनसे ऊपर आती हैं लेक टरकाना और लेक ताना। ठीक है, ये 5 लेक अफ्रीका के इंपॉर्टेंट हैं। लेक ताना, लेक टरकाना एंड लेक विक्टोरिया, लेक टंगानिका, लेक न्यासा, ये कहाँ की हैं? ये अफ्रीका की इंपॉर्टेंट लेक हैं। इधर आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया की तो बहुत सारी लेक हैं, 5 तो महान झील हैं, ये देखेंगे। एक विनिपेग लेक है, ग्रेट स्लेव लेक है, ग्रेट बियर लेक है, अथावास्का लेक है, ग्रेट साल्ट लेक है। ये हम दोबारा रिवाइज करेंगे बट अभी देखते हैं थोड़ी देर में। और ग्रेट लेक टिटिकाका, ये विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित नौका में जो है वो लेक है। ठीक है बच्चों की, हमारे चैप्टर का नाम है नदियाँ और झीलें, इसलिए मैंने यहाँ पे मैप में डाला हुआ था। चलो अब हम वहाँ पे वापस आते हैं जहाँ से हमारा पार्ट चल रहा है, छोड़ा हुआ था। ये नदी हमने देखी ऊपर की साइड में, येनिसी, ओयो, ओ, इर्टिस एंड अमूर नदी। अमूर नदी ये अपनी पानी को कहाँ लेके जा रही है? अपनी साइबेरियन, चीन और रूस की सीमा बनाते हुए अपना पानी प्रशांत सागर में गिर रहे। ये नदियां पानी ऊपर लेके जा रही हैं, ये नदी इस साइड में लेके जा रही है बस। ठीक है, इधर चल रहा था अमू दरिया और सर दरिया या सिर दरिया। ये पामीर पठार से निकल रही है अमू दरिया, और सिर दरिया निकल रहा है तियन शान से। ये पानी अपना अरब सागर में गिरते थे। मध्य एशिया की सबसे बड़ी नदियां हैं ये। ठीक है, अमू दरिया मध्य एशिया की सबसे नदी। अरल सागर सूखने का कारण है इनका पानी मोड़ देना, इन दोनों नदियों का पानी रोक दिया, इसके कारण ये अरल सागर सूख गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल फैक्ट है जो पिछले काफ़ी समय में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका एक बड़ा एग्जाम्पल के रूप में बोला जाता है। उसके अलावा एक नदी है तारिम नदी, जो चीन की है, कराकोम या कुनलुन श्रेणी से निकलती है और ये नोप लोर झील में जाके अपना पानी डाल देती है। ये अंतःस्थलीय नदी है और लोप नोर झील में अपना डाल देती है। तो चीन की अंतःस्थलीय बड़ी नदी है तारिम लेक। उसके अलावा थाईलैंड की है चाओ फ्राया। थाईलैंड की कौन सी है? चाओ फ्राया। ये थाई उच्च भूमि से निकलती है और थाईलैंड की खाड़ी में अपना पानी डालती है और बैंकॉक शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। ओके, एक नदी है रेड रिवर, लाल नदी। ये वियतनाम और चीन में बहती है। चीन के यूनान नाम से प्रांत है उससे निकलती है और टोंकिन की खाड़ी में अपना पानी डाल देती है और हनोई शहर इस नदी के किनारे है। महावेली गंगा, ये श्रीलंका की नदी है। ठीक है, ये हॉर्टन प्लेन से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना पानी डालती है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, नाम है महावेली गंगा। उसके अलावा अफगानिस्तान में एक नदी बहती है, इसका नाम है हेलमंड रिवर। ये हिंदुकुश पर्वत से निकलती है और हामुन झील में डाल देती है अपना पानी। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। एक है सालबिन रिवर, ये चीन, म्यांमार, थाईलैंड में बहती है, तिब्बत से निकलती है और अंडमान सागर में पानी डालती है, तिब्बत से निकलकर दक्षिण में बहती है। तो ये नदी अन्य महत्वपूर्ण एशिया की सारी नदियाँ हमारी हो गई हैं। इनका आपको पता होना चाहिए कहाँ से निकल रही है, कहाँ डाल रही है। बाकी तो बड़ी नदियों पे तो मैंने अलग से फोकस किया था, ये बाकी नदियाँ हैं इनका आपको पता होना चाहिए बेसिकली। अमू दरिया, सर दरिया, ये मध्य एशिया की सबसे बड़ी नदियाँ हैं। एक निकल रही है अमू दरिया पामीर पठार से, सर दरिया निकल रही है तियन सेन पर्वत से, और दोनों अपना पानी अरल सागर में डालती हैं। अरल सागर सूख गया क्योंकि इन नदियों का पानी हमने डैम बना करके रोक लिया। तामिर नदी चीन की अंतःस्थलीय सबसे बड़ी नदी है जो कि काराकोरम या कुनलुन पर्वत से निकलती है। चाओ फ्राओ, ये थाईलैंड में बहती है, थाईलैंड की खाड़ी में, बैंकॉक शहर के कारण ये फेमस है चाओ फ्राओ नदी। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं यूरोप की नदियों के बारे में। यूरोप में 2-3 सबसे इंपॉर्टेंट नदियां हैं। सबसे पहले तो वोल्गा नदी और डेन्यूब रिवर, इन पे हम देखते हैं। वोल्गा एंड डेन्यूब रिवर पे हम बात करते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप कौन सी है? वोल्गा नदी। लंबाई की बात कर रहा हूं पहले, ठीक है, यूरोप में ओनली, यूरोप में। ऑल वर्ल्ड में कौन सी है? ऑल वर्ल्ड में सबसे लंबी नदी है नील नदी। ऑल वर्ल्ड में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी क्यांग नदी। ओके, और यूरोप में सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा रिवर। ठीक है, इसकी लंबाई जो है वो 3500 किलोमीटर के आसपास में है। ठीक है, इसका उद्गम बर्ल्डाई हिल्स रूस से होता है और अपना पानी कैस्पियन सागर में डालती है। ठीक है, ये रूस की राष्ट्रीय नदी है, मदर वोल्गा बोलते हैं इसे रूस में। ये पूरी तरह से रूस के अंदर बहती है, कैस्पियन सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी है। ये कैस्पियन सागर दिख रहा होगा आपको, ये इस तरीके से यहाँ से आ रही है ये नदी रूस में बहती हुई, और रूस की सबसे लंबी नदी मानी जाएगी क्योंकि इधर की साइड में अपना यूराल पर्वत है। रूस का कुछ हिस्सा यूरोप में है और बाकी हिस्सा
बाकी पॉपुलेशन ज़्यादातर रूस की यूरोप वाले क्षेत्र में ही रहती है। ठीक है, तो ये नदी हुई वोल्गा नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और कहाँ डाल रही है अपना पानी? कैस्पियन सागर में। इसे मदर वोल्गा भी बोल देते हैं, क्योंकि ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कहाँ से निकलती है? बाल्डाई हिल्स से, नाम याद रख लेना है। ओके, दूसरी है अपनी डैन्यूब नदी, डैन्यूब रिवर। ओके, डैन्यूब रिवर के बारे में अगर बात करते हैं हम, तो 1 सेकेंड, लेट मी चेक। यस, डैन्यूब रिवर ये सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली, विश्व की सबसे अधिक देशों से गुजरने वाली नदी है। सबसे अधिक देश मतलब ये यूरोप के 10 देशों से होकर के गुजरती है। दुनिया की एकमात्र नदी जो 10 देशों से गुजरती है। मैंने अमेजन का, नील नदी का भी बोला था कि वो 11 नदियों में उसका अपवाद क्षेत्र है, लेकिन उतने नदी देशों से गुजरती नहीं है। उसकी सहायक नदियां हैं वो 11, तो ठीक है, सहायक नदियों का अपवाद क्षेत्र है। लेकिन 10 देशों से गुजरने वाली एकमात्र नदी है, वो है डैन्यूब नदी। ध्यान रखना, वहां पे मैंने अपवाद क्षेत्र यानी बेसिन के बारे में बताया था। यहाँ ये अकेली नदी 10 देशों से होकर गुजरती है। तो सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली डैन्यूब नदी 2850 किलोमीटर है, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी याद है आपको? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी वाला फॉल्ट माउंटेन के रूप में, और अपना पानी काला सागर में डाल देती है। ठीक है, ये आप देखिए, ये यूरोप वाला मैप है, ये यूरोप है। ओके, और ये है काला सागर, इधर था कैस्पियन सागर। ठीक है, अब यूरोप एक्चुअली में पूरा, ये पूरा आता है यहाँ तक का। ठीक है, इस वाले इलाके को भी हम यूरोप में ही मानते हैं कम्प्लीटली। तो यहाँ तक का पूरा यूरोप आता है, क्योंकि यहाँ पे यूराल पर्वत से निकल के आती है यूराल नदी। तो इधर की साइड में एशिया, इधर की साइड में यूरोप। एक नदी थी वो वोल्गा थी, वो तो कैस्पियन सागर में जाकर के मिल रही थी। तो कैस्पियन सागर में एक तो वोल्गा नदी है रूस वाली, और एक है यूराल नदी कैस्पियन सागर में। ये है अपना ब्लैक सी, ब्लैक सी काला सागर। ठीक है, टर्की के जस्ट ऊपर, ये आपको तुर्की दिख रहा होगा, ये टर्की है नीचे की साइड में ये, और इसके जस्ट ऊपर ये ब्लैक सी है। डैन्यूब नदी जर्मनी से निकलती है और 10 देशों में बहते हुए, और अपना पानी कहाँ छोड़ रही है? वो अपना ब्लैक सी में पानी डाल रही है। तो यूरोप की लंबाई में सेकंड नदी है, विश्व में सबसे ज़्यादा देशों से बहने वाली नदी है। कौन सी नदी है? पूरा का पूरा नाम क्या है उसका? वो है अपनी डैन्यूब रिवर। अब इसके किनारे बहुत इंपॉर्टेंट शहर बसे हुए हैं, इवन एक राजधानियाँ बसी हुई हैं, याद रखनी है वो एक्चुअली में। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है वियना, वो इस नदी के किनारे है। स्लोवाकिया देश की राजधानी है ब्रातिस्लावा, ये भी इसी के किनारे है। हंगरी देश की राजधानी है बुडापेस्ट, ये भी इसके किनारे है। और सर्बिया देश की राजधानी है बेलग्रेड, ये भी इस नदी के किनारे है। तो ये याद रखना है आपको। तो डैन्यूब नदी सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी, 2850 किलोमीटर लंबाई है, यूरोप की सेकंड लंबी नदी है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है, काला सागर में डालती है अपना पानी, 10 देशों से बहती है। और इम्पोर्टेंटली ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, ये सब इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब बात करते हैं यूरोप के पार्ट 2 में। दो इंपॉर्टेंट नदी तो हमने वोल्गा और डैन्यूब देख ली। दो इंपॉर्टेंट नदी वोल्गा और डैन्यूब, याद कर लिया सारा। सबसे लंबी नदी वोल्गा, ठीक है, और ये बाल्टाई हिल से, रूस से निकल के कैस्पियन सागर में पानी डाल रही है, और रूस की जो है वो मदर रिवर है ये। ठीक है, वोल्गा टू गंगा, एक बुक, फेमस बुक है वोल्गा टू गंगा। गंगा भारत की मदर है, वोल्गा रसिया की मदर है। ओके, अन्य महत्वपूर्ण नदियों में एक है राइन नदी, एक है पो नदी, और भी है। राइन नदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये राइन नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, जैसे हमारे इंडिया में अगर याद करें तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच में भ्रंश घाटी में होकर बहती हैं, ऐसे ही यूरोप में राइन नदी भ्रंश घाटी में होकर बहती है। ये यूरोप की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है, बिजिएस्ट इनलैंड वाटर है। नदी के अंतर्गत बहुत सारे वाहन चलते हैं, क्योंकि रूर प्रदेश यहाँ पे है, जर्मनी का रूर प्रदेश, जो कि बहुत फेमस औद्योगिक प्रदेश है, कोयला क्षेत्र है, उससे गुजरती है और कोयला नदी भी कहलाती है। और फिर कोयला को लाने ले जाने के लिए इस नदी पे बहुत सारा ट्रैफिक रहता है, यानी जल परिवहन होता है इस नदी पे। ओके, और ये संगम अपना कहाँ करती है? उत्तरी सागर में रोटरडैम बंदरगाह इसी के किनारे स्थित है। ओके, ये जर्मनी की नदी है, ये स्विट्जरलैंड के आसपास से निकल रही है और इस तरीके से जा रही है, और ये
रोटरडेम बंदरगाह के पास में उत्तरी सागर में अपना पानी डाल रही है। ये कैसी है? भ्रंश घाटी में बहती हुई। और रूर जो है रूर कोलफील्ड वो इसी के पास में है, इसलिए ये अधिकतम व्यस्ततम जो है वो नदी है। पो नदी, इसे हम इटली की गंगा भी बोलते हैं। ये इटली दिख रहा है, इटली के पास में एड्रियाटिक सी और नीचे भूमध्य सागर। पो नदी इस तरीके से आती है और इधर एड्रियाटिक सी में पानी अपना डाल देती है। इसे इटली की गंगा कहा जाता है। इटली के लोम्बार्डी मैदान को उपजाऊ बनाती है। यहाँ पे लोम्बार्डी मैदान फेमस है। ये इटली की सबसे लंबी नदी है। अपना पानी कहाँ डालती है? एड्रियाटिक सी में डालती है। उसके अलावा और कौन कौन सी नदियाँ हैं यूरोप में? एक है सीन नदी, जो कि फ्रांस देश से बहती है। सीन नदी के किनारे पेरिस शहर है, अपना पानी इंग्लिश चैनल में डाल देती है। थेम्स नदी, ये इंग्लैंड में बहती है और इसके किनारे लंदन शहर है, उत्तरी सागर में अपना पानी डालती है। एल्ब नदी, ये जर्मनी और चेक गणराज्य में बहती है। इसके किनारे हैम्बर्ग और ड्रेसडेन, ये दो शहर हैं, उत्तरी सागर में अपना पानी डालती है। और नीपर नदी, ये यूक्रेन में बहती है, कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है वो इसके किनारे है और अपना पानी काला सागर में डालती है। तो याद रखने वाली कौन कौन सी नदियाँ हो गई यूरोप की जो सबसे इम्पोर्टेंट नदियाँ हो गई। अगर यूरोप की हम बात करें तो यूरोप की एक नदी तो हमने देखी सबसे पहले, वोल्गा। ठीक है, वोल्गा आप याद रह जाओगे, रूस की सबसे फेमस नदी है। ठीक है, रूस की हमने मदर वोल्गा बोला था और विश्व यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, वोल्गा, और अपना पानी कहाँ डाल रही है? कैस्पियन सी में डाल रही है। यूरोप की दूसरी अपनी इंपॉर्टेंट नदी हमने देखी थी डैन्यूब नदी। अब डैन्यूब नदी की खास बात थी कि 10 देशों से बह के जा रही है और अपना पानी कहाँ डाल रही थी? काला सागर में डाल रही थी। इसके किनारे बहुत इंपॉर्टेंट राजधानियाँ थीं, जैसे हंगरी की बुडापेस्ट थी, ऑस्ट्रिया की वियना थी। उसके बाद में हमने एक नदी देखी, वो है राइन नदी। ये जर्मनी की जीवन रेखा है, ऑलमोस्ट जर्मनी के बीचों बीच में से होके जा रही है। रूर कोयला प्रदेश यहीं पे है। ठीक है, तो वो राइन नदी हमने देखी इंपॉर्टेंटली, नीचे से ऊपर की साइड में जा रही है। ये इस तरीके से जा रही है ऊपर की साइड में और यहाँ पानी डाल रही है। राइन नदी देखी। पो नदी, ये इटली की इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, सीन नदी, सीन नदी के किनारे पेरिस शहर बसा हुआ है। पेरिस शहर जो आप कभी कभी वो देखते हो ना, पेरिस का एफिल टावर, उसके किनारे जस्ट किनारे जो नदी जा रही है वो सीन नदी है। ओके, पेरिस। ठीक है, और सीन नदी हुई। उसके अलावा अपनी ये थेम्स नदी इंग्लैंड वाली है। थेम्स नदी इंग्लैंड वाली है। इंग्लैंड का लंदन शहर इसी के किनारे है। ठीक है, और अगर हम लंदन शहर के किनारे कभी आप देखते होंगे मूवीज़ वगैरह में, तो उसे हम बोलते हैं लंदन आई करके, एक बहुत बड़ा जो है वो झूला है वहाँ पे है, लंदन आई करके। थेम्स नदी जो है वो लंदन के किनारे है, इंग्लैंड की प्रमुख नदी है। ओके, और उसके अलावा अपनी नीपर नदी यूक्रेन की नदी है। नीपर का ध्यान रखना, नीपर पानी अपना काला सागर में डाल रही है। और एक नदी और है, वो कौन सा काला सागर में डाल रही है? वो डैन्यूब नदी। डैन्यूब और नीपर दोनों नदियां अपना पानी काला सागर में डालती हैं। उसके अलावा कैस्पियन सी में कौन कौन सी नदी डाल रही है कैस्पियन सागर में? एक तो मैंने वोल्गा बताया था और एक है यूराल नदी। ये दोनों अपना पानी कैस्पियन सागर में डालने वाली होती हैं। ओके, और उसके अलावा एल्ब नदी है, ये जर्मनी और इधर से बहती हुई जाती है। तो यूरोप की नदियाँ हुई। अब आती हैं अफ्रीका की प्रमुख नदियों पे। ठीक है, अफ्रीका की सबसे इंपॉर्टेंट नदी, एक तो हम नदी देख चुके हैं पहले ही, नील नदी तो कवर कर ली, तो सबसे पहले नंबर की वो नील नदी तो पूरी हो ही चुकी है ऑलमोस्ट। ओके, अब हम बात करते हैं अफ्रीका की अन्य प्रमुख नदियों में। ठीक है, कांगो और जाइरे। ठीक है, ये इस तरीके से ये नदी जा रही है, इस तरीके, कांगो भी बोल देते हैं इस नदी को और जाइरे रिवर भी बोल देते हैं। इस तरीके से जा रही है ना, यू आकार बनाती हुई वापस जा रही है ये। ठीक है, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। एक्चुअली में विषुवत रेखा ऐसे, भूमध्य रेखा ऐसे जा रही है। ठीक है, एक बार तो जब ये ऊपर जा रही है तब, और एक बार जब ये वापस आ रही है तब, 2 बार इसको विषुवत रेखा को काट रही है। कौन सी है? कांगो रिवर है। ठीक है, ये दुनिया की सबसे गहरी नदी है, 220 मीटर तक गहराई है इसकी, कांगो रिवर। तो विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी होगी? तो वो होगी कांगो नदी। ये पॉइंट याद रखने का है, कांगो नदी विश्व की सबसे गहरी नदी है। ओके, लंबी अमेजन, बड़ी वाली लंबी, सबसे लंबी नील और सबसे बड़ी अमेजन। ठीक है, और सबसे गहरी कांगो नदी, ये वाली की नदी याद रखना, माइंड में क्लियर रखना। अफ्रीका के बीचों बीच में भूमध्य रेखा को बार बार काट के जा रही है 2 बार। अमेजन के बाद दुनिया में अपवाह के मामले में जल प्रवाह इसी का आता है।
वॉल्यूम में अमेजन के बाद में ये आता है कांगो नदी का, और भूमध्य रेखा को 2 बार काट रही है ये। ओके, इस नदी पर ईगा बांध बना है जिसमें अब पूरे अफ्रीका को बिजली देने की क्षमता है, और ये अपना पानी अटलांटिक महासागर में डाल रही है। ध्यान रखेंगे, कांगो रिवर हो या जायरे रिवर हो, ठीक है, कांगो बोल लो या जायरे बोल लो, विषुवत रेखा को 2 बार काट रही है, विश्व की सबसे गहरी है। अब बात चित्र के बाद में अमेजन के बाद नंबर 2 पे आती है। ईगा गवांध इसी पर बना हुआ है, पानी अटलांटिक सागर में डाल देती है। एक नदी है नाइजर नदी, ऐसे जाती है और ऐसे अपना पानी डालती है, ये भी यू आकार में आ रही है, ठीक है। इसे हम इस तरीके का शेप बनाता है ना, इस तरीके से ये मानचित्र पर बूमरैंग, इसे हम बूमरैंग बोलते हैं, जैसा आकार बनाती है। तो कौन सी नदी है जो बूमरैंग आकार बना रही है इस तरीके से? ये नाइजर नदी। ओके, इसे हम ऑयल रिवर भी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके डेल्टा में ताड़ का तेल और पेट्रोलियम का भारी व्यापार होता है, और अपना पानी यहाँ पे गिनी की खाड़ी में डाल देती है। कौन सी नदी है? नाइजर नदी। ध्यान रखेंगे, नाइजर नदी। क्या नाम है इसका? उपनाम क्या है? ऑयल रिवर, क्योंकि इसके डेल्टा में ताड़ का तेल और पेट्रोलियम का व्यापार किया जाता है, और ये बूमरैंग जैसा आकार बनाती है, ठीक है। लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी, ठीक है, लिम्पोपो नदी ये रही, यस, ओके, लिम्पोपो नदी ये। अब ये भी यू आकार काट रही है। अब यहाँ पे मकर रेखा जा रही है, यहाँ भूमध्य रेखा जा रही है, ठीक है, यहाँ मकर रेखा है, यहाँ भूमध्य रेखा जा रही है, ये भूमध्य रेखा है ऊपर, ये मकर रेखा जा रही है। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो अभी और एक है अपना इंडिया की फेमस नदी, माही नदी, जो मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में एंटर होती है, और फिर वापस से राजस्थान से मुड़ के गुजरात की साइड में जाती है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वो भी कीवर्ड के रूप में। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली है लिम्पोपो नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली है अपनी ये वाली कांगो रिवर या जायरे रिवर, ठीक है। तो लिम्पोपो ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये दक्षिण अफ्रीका की उत्तरी सीमा बनाती है जिम्बाब्वे और बोत्सवाना के साथ में, ठीक है। साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना एंड जिम्बाब्वे के साथ में सीमा बनाती है, और हिंद सागर में, ये हिंद महासागर में जाके पानी डाल देती है। उसके बाद है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी को स्मोक ट्रेट थंडर्स भी बोला जाता है। ये जाम्बेजी नदी इस तरीके से जा रही है। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात इसी नदी पे है, इस पर करीबा बांध भी है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय, ठीक है, करीबा बांध यहाँ पे है, और अपना पानी कहाँ डाल रही है? हिंद महासागर में डाल रही है। मोजाम्बिक चैनल है यहाँ पे, ओके। और ऑरेंज नदी, ये वाली नदी ऑरेंज नदी, ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की, ये देश है ना दक्षिण अफ्रीका, इस देश की, एक्चुअली में अफ्रीका की नहीं, सिर्फ इस देश की, ये देश की, नीचे वाले देश की। हीरा खनन क्षेत्र से होकर बहती है, अटलांटिक सागर में अपना पानी डाल रही है, तो वो है ऑरेंज नदी, ठीक है। एग्जाम ट्रिक, कर्क रेखा माही नदी 2 बार काटती है, विषुवत रेखा कांगो नदी अफ्रीका की 2 बार काटती है, मकर रेखा लिम्पोपो नदी अफ्रीका की 2 बार काटती है। तो नाम नील नदी ये वाली हुई अपनी कांगो या जायरे नदी, ओके। ये वाली हुई अपनी नाइजर नदी। नीचे की साइड में आते हैं तो ये वाली हुई जाम्बेजी नदी, ये हुई अपनी लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी, और ये हुई अपनी ऑरेंज नदी। पांचों के नाम आपको याद होने चाहिए, अफ्रीका की पांचों नदियों के नाम, 5 या 6 जो भी फेमस हैं उनके नाम। नील नदी हुई, कांगो नदी हुई, लिम्पोपो हुई, जाम्बेजी हुई, ऑरेंज नदी हुई, नाइजर नदी हुई, ये सब आपको डटे हुए होने चाहिए। ये तो ओवरव्यू है, उसके अलावा और भी नदियां हैं, वो तो हम देखेंगे, ओके। अब आते हैं उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी मिसौरी तो हम देख चुके हैं, ये वाली, ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी हमने देख ली, तो ये अपना क्लियर हो चुका है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और विश्व की 4थे नंबर की आती है, ये तो है ही। उसके अलावा भी और कौन कौन सी नदी हैं? यहाँ पे 5 महान झील हैं ये, ठीक है, सुपीरियर, ह्यूरोन, ऑन्ट्रियोल, ठीक है। ये 5 जो हैं महान झीलें अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं, ठीक है। इनके बाद में एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है अपना सेंट लुइस रिवर, सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी। ये इन 5 झीलों के बाद में निकलती है। तो महान झीलों का द्वार भी बोलेंगे कि अगर इन पे हमें पहुंचना है तो महान झीलों के लिए पहुंचने के लिए कौन सी नदी यूज की जाती है? सेंट लॉरेंस नदी। ये ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर और ये ग्रेट लेक्स हैं, अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं ग्रेट लेक्स को, क्योंकि झीलों वाले इसी में। तो ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्त जलमार्ग है,
ये यूएसए और कनाडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। मॉन्ट्रियल शहर और क्यूबेक सिटी इसी के किनारे है। क्या नाम है? सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस नदी। ओके, इधर की साइड में आते हैं, एक यूकान नदी है, यूकान पठार में होके जाती है वो। अपनी कनाडा में एक नदी है जिसका नाम है मैकेंजी नदी। ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ये ग्रेट स्लेव झील है, यहाँ पे ग्रेट स्लेव झील से निकल के और ऊपर की साइड में अपना पानी डालती है। उत्तर की ओर बहते हुए ब्यूफोर्ट सागर, आर्कटिक सागर का हिस्सा है यहाँ पे ब्यूफोर्ट सागर, उसमें पानी अपना डाल देती है। साल के अधिकांश समय इसका मुहाना जमा रहता है क्योंकि इधर टेम्परेचर बहुत लो रहता है। तो मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी हुई। ओके, उसके अलावा रियो ग्रांडे नदी और कोलारेडो नदी, ठीक है। ये है कोलारेडो नदी और ये है रियो ग्रांडो नदी, ठीक है। ये वाली रियो यूएसए से और मैक्सिको से होते हुए नीचे जा रही है, ठीक है। रियो ग्रांडे नदी, द ग्रेट डिवाइडर, ये क्या है? यहाँ पे मैक्सिको और यूएसए के बीच में बहुत लंबी सीमा बनाती है ये। तो यूएसए और मैक्सिको के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है लंबी दूरी तक, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं द ग्रेट डिवाइडर, रियो ग्रांडे नदी। ये टेक्सास राज्य की दक्षिण सीमा निर्धारित करती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के अपना पानी डाल देती है। तो रियो ग्रांडे ये रिवर है अपनी यूएसए एंड मैक्सिको दोनों में बहने वाली रियो ग्रांडे रिवर। और कोलारेडो रिवर ये वाली, ठीक है। कोलारेडो पठार भी पढ़ा था हमने, ठीक है, वो हमने याद है। घाटी निर्माण करने वाली नदी फेमस है, फेमस वर्ल्ड फेमस ग्रैंड कैनियन, विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन विशाल घाटी का निर्माण इसी नदी पे हुआ था। यहीं पे हुवर बांध इसी नदी पे बनाया गया, कोलारोड रिवर। हुवर बांध बहुत फेमस है, ठीक है। कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके अपना पानी डाल देती है, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है ये वाली। यह अमेरिका की सूखाग्रस्त पश्चिमी क्षेत्र की प्यास बुझाती है। तो उत्तरी अमेरिका की कौन कौन सी नदी हमने देख ली? पहली तो मिसिसिपी मिसौरी देखी, फिर एक यूकान नदी देख ली, एक है सेंट लॉरेंस नदी ये देख ली, एक हमने मैकेंजी नदी देख ली, ये आपने देख ली अपनी कोलोराडो रिवर, और ये देख ली हमने रियो ग्रांडो नदी जिसे ग्रांडे नदी जिसे ग्रेट डिवाइडर भी बोला जा रहा है, यूएसए एंड मैक्सिको के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। ओके, अब आते हैं दक्षिण अमेरिका की और नदियाँ। ये नदी तो हमने देखी थी, ये नदी हमने देखी थी, अमेजन सबसे बड़ी नदी, ठीक है, इसके कारण वर्षा वन बन रहे हैं। अब और नदियाँ कौन कौन सी हैं? एक है पराग्वे और पराना, ठीक है। एक है ऑर्निको नदी, ऑर्निको नदी इस तरीके से एक है, और एक अपनी तीसरे नंबर पे है अपनी साओ फ्रांसिस्को नदी इस तरीके से, और एक है मैगडालेना नदी इस तरीके से, मैगडालेना नदी ये इस तरीके से चौथे नंबर। ओके, पराना नदी ये साउथ अमेरिका की बात चल रही है। पराना दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे अमेजन है, उसके बाद में पराना सबसे लंबी दक्षिण अमेरिका की बात चल रही है ओनली। ओके, विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांधों में से एक, अब सबसे बड़े एक छोड़ो, विश्व ये याद रखना, एटापू डैम कहाँ पे बना हुआ है? एटापू डैम वो पराना नदी पे बना हुआ है। एटापू डैम कहाँ पे बना हुआ है? पराना नदी पे बना हुआ है। ये ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। और इसका संगम कहाँ पे हो रहा है? रियो डे लाप्टा, ये अटलांटिक सागर में एक जगह है, यहाँ पे रियो डे लाप्टा में अपना पानी छोड़ती है पराना और पराग्वे, दो नदियों का ये होता है। पराग्वे उसकी सहायक नदी पराना है। ओके, तो पराना और पराग्वे आगे बात समझ में, तो इंपॉर्टेंटली ये है। और कौन कौन से देश हैं? ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना में बहती हुई अपना पानी अटलांटिक सागर में रियो डे लाप्टा में डाल देती है, ठीक है। दूसरी है ओरिनिको नदी, वेनेजुएला, ये वाला देश आप देख रहे हैं, ये वेनेजुएला, वेनेजुएला की मुख्य नदी। तेल भंडार, इसका बेसिन भारी कच्चे तेल के लिए प्रसिद्ध है। एंजल वाटरफॉल, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसी की सहायक नदी चुरुन नदी पर बना हुआ है, ठीक है। ओरिनिको एक छोटी सी सहायक नदी है, चुरुन रिवर उस पर बनाया हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा जल वाटरफॉल, ठीक है। तो कुछ लोग उसे ऑर्निको रिवर बोल देते हैं या उसकी सहायक नदी चुरुन रिवर के रूप में याद कर लेते हैं। अटलांटिक महासागर में अपना पानी डाल देती है, तो कौन सी है? ऑर्निको नदी, ऑर्निको या ओरिनोको ये नदी है, ओरिनोको रिवर कहाँ पे है? वेनेजुएला में, बस इतना याद रख लेना। एंड एक है मैगडालेना नदी, ये कोलंबिया की प्रमुख नदी है जो एंडीज पर्वत से निकलकर कैरिबियन सी में पानी डाल देती है इस तरीके। कोलंबिया, ये कोलंबिया, ये अपना वेनेजुएला, कोलंबिया देश, वेनेजुएला देश, ब्राज़ील देश, ठीक है। इधर की साइड में चिली और पेरू देश है, नीचे अर्जेंटीना देश है, चिली ये लंबा वाला देश है। तो अपनी दक्षिण अमेरिका की कौन कौन सी नदियाँ देखी?
अमेजन नदी देख ली, ठीक है, पराना नदी देखी, पराना पराग्वे नदी देखी, ठीक है। उसके बाद में हमने साओ फ्रांसिस्को नदी देखी, ये पूरी तरह ब्राज़ील के बहने वाली है, राष्ट्रीय एकता की नदी भी कहा जाता है। साओ फ्रांसिस्को नदी ब्राज़ील की नदी है ये। अमेजन भी ब्राज़ील की प्रमुख नदी है, और साओ फ्रांसिस्को, ज़्यादातर पॉपुलेशन ब्राज़ील की यहाँ रहती है, इस वाले क्षेत्र में तो लोग रहते ही नहीं। ओके, और पराना देखा, ये देखा, एंड ओरनिको नदी वेनेजुएला की है, एंड मैगडालेना नदी ये ऊपर की साइड में जा रही है, कोलंबिया की है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की नदी। ऑस्ट्रेलिया की तो एक तो इम्पोर्टेंट है मरे एंड डार्लिंग वाला बेसिन, ये वाला, ठीक है। तो मरे डार्लिंग बेसिन ये ऑस्ट्रेलिया की गंगा यमुना के नाम से जानी जाती है। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है। मुर्रे या मर्रे कुछ भी बोलो, MURRAY, ये मुख्य नदी है, आल्प्स पर्वत से निकलती है। ये ऑस्ट्रेलिया वाला आल्प्स है, और दक्षिण आल्प्स अपना नीचे की साइड में वहाँ पे आपको देखने को मिलता है न्यूजीलैंड में। तो आल्प्स से निकल के आ रही है, ठीक है, मर्रे, और ऊपर की साइड से आ रही है डार्लिंग, और डार्लिंग इसकी सबसे सहायक नदी है। इसे ऑस्ट्रेलिया का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, इसे ऑस्ट्रेलिया का फूड बाउल कहा जाता है, क्योंकि यह यहाँ सबसे ज़्यादा गेहूँ और कृषि उत्पादन होता है। हिंद महासागर में डाल के अपना पानी डाल देती है मरे एंड डार्लिंग। उसके अलावा ईयर झील बेसिन, यहाँ पे एक झील है, उसका नाम है ईयर लेक। ऑस्ट्रेलिया में बीच में यहाँ पे एक झील है ईयर लेक, और उसमें बहुत सारी नदियाँ आकर के अंत्य प्रवाही जो है वो नदियाँ बन जाती हैं। अंत्य स्थलीय प्रवाह कूपर क्रीक, यह नदियाँ समुद्र तक नहीं पहुँचती, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित खारे पानी की ईयर झील में गिरती हैं और रेगिस्तान में ही सूख जाती हैं। ओके, ये है अपना ईयर झील बेसिन। और एक और है स्वान नदी, ऑस्ट्रेलिया की स्वान रिवर और है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख शहर पर्थ इस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो स्वान नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? पर्थ शहर बसा हुआ है। ओके, आई थिंक हमने सारी नदियाँ देखी। ओके, अब हम मैप में आते हैं एक बार, ठीक है, ये वाले मैप में आते हैं, जो ये वाला मैप है ना, इधर आते हैं। देखो इधर की साइड में देखने की कोशिश करो। मैकेंजी रिवर मैंने बताई, ठीक है, ये अपनी ग्रेट स्लेव लेक से निकल रही है, ठीक है, एक अपनी जो लेक है ग्रेट स्लेव लेक उससे निकल रही है, और कनाडा की सबसे लंबी नदी है। यूकान रिवर मैंने बताई। सेंट लॉरेंस मैंने बताया, ये व्यस्ततम जलमार्ग है USA का, और ये अपनी जो 5 महान झीलें उन तक पहुंचाती है, ठीक है। उसके अलावा मिसिसिपी, मिसूरी और ओहियो है, कोलोराडो है, कोलंबिया है, ये अपनी इंपॉर्टेंट रिवर मैंने बताई। ओके, उसके बाद में यहाँ पे हमने देखा, ये वाले तो है ही इम्पोर्टेंटली, पराग्वे, पराना ये देख लिया। ये अपना ओरिनको जो नदी है हमने ये देखी, वेनेजुएला वाली। इधर की साइड में नील नदी, सेनेगल रिवर, नाइजर रिवर, कांगो रिवर, जाम्बेजी, ठीक है, और ऑरेंज रिवर ये हमने देख ली। देन ये डेन्यूब, राइन, सीन नदी हमने देखी, बोल्गा रिवर, यूराल रिवर देखी, सैर दरिया, अमू दरिया हमने देखा, येलो रिवर, यांगटीसी, मेकोंग रिवर ये हमने देखी, और ये दजला फरात नदी हमने देखी है। अभी हम लास्ट में रिवाइज करेंगे ना, तो इन सब को एक मैप के थ्रू करने की कोशिश करेंगे, टोटल का टोटल। ओके, नाउ हमने ये देख लिया। अब हम कुछ कीवर्ड के रूप में नदियों को रिवाइज करने का दूसरा तरीका है, हम कुछ फैक्ट के रूप में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदियों को देखते हैं। पढ़ चुके हैं हम, ऐसा नहीं है पढ़े नहीं है सारी ने, अब वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले फॉर्मेट में देखते हैं। रियो ग्रांडो हमने पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, रियो ग्रांडे, ये USA और मैक्सिको के बीच में सीमा बना रही है, ध्यान रखना, ये सबसे प्रसिद्ध सीमा नदी है, ठीक है। USA एंड मैक्सिको के बीच में कौन सी नदी है? रियो ग्रांडे। ओके, एंड देन उसके बाद में हम देखते हैं, और वो वाली नदी है अपनी अमूर नदी, ये रूस और चीन के बीच में, ये भी हमने पॉइंट पढ़ा था पहले, अगर आप याद करो तो। अमूर नदी अपना पानी इधर प्रशांत सागर में जाके वो प्रशांत सागर में डालती है, और इसे चीन में ब्लैक ड्रैगन रिवर भी बोलते हैं, अमूर नदी पता था। मेकांग नदी का हमने पढ़ा था कि ये लाओस एंड थाईलैंड में ये जो है वो सीमा बनाती है, ये दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख नदी है, और वहाँ पे सीमा बनाती है लाओस एंड थाईलैंड के बीच में। राइन नदी ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा बनाती है, और ऐतिहासिक रूप से विवादित सीमा रहा है, ठीक है। ये ओडर नदी आपको याद करना पड़ेगा। ओडर नदी यूरोप की नदी है, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा बनाती है। ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा बना रही है ओडर नदी, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो है यहाँ पे
इस नदी को जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा रेखा तय किया गया। उसके बाद में लिम्पोपो नदी, ये अफ्रीका की नदी है, ये दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना के साथ में सीमा बनाती है और मकवर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो। जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे इन दोनों के बीच में सीमा बनाती है और विक्टोरिया फॉल्स जाम्बेजी नदी पर ही है। ऑरेंज नदी ये दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है और यहाँ पे हीरे के भंडार हैं। और उरुग्वे नदी अर्जेंटीना और उरुग्वे देश, उरुग्वे भी देश है, नदी का भी नाम है, ध्यान रखना। और ये रियो डे ला प्लाटा, इस वाले जगह पे रियो डे ला प्लाटा नाम का स्थल बनाती है। ओके, और भारत के संदर्भ में बात करें तो कौन कौन सी जगह पे हैं जो सीमा बनाने का काम कर रही नदियाँ, जैसे कि महाकाली और शारदा 2 नदियाँ भारत और नेपाल के बीच में पश्चिमी सीमा बनाती हैं। उत्तराखंड वाले एरिया में महाकाली और शारदा नदियों के द्वारा प्राकृतिक सीमा का निर्धारण किया जाता है। मेची नदी के द्वारा भारत का बिहार वाला इलाका और नेपाल वाला इलाका, वहाँ पे भी प्राकृतिक सीमा का निर्धारण किया जाता है। एक फेनी नदी है जो कि भारत के त्रिपुरा में है और दूसरी साइड में बांग्लादेश है। तो एक साइड में भारत का त्रिपुरा, दूसरी साइड में बांग्लादेश, किस नदी पे? फेनी नदी। ऐसे ही झेलम नदी है जहाँ एक साइड में भारत और एलओसी वाला हिस्सा, ठीक है, एलओसी वाला पॉइंट है जिसमें एक साइड में भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, यहाँ पे बनी हुई है ये अपनी झेलम नदी। ओके, एलओसी का हिस्सा है ये, मुजफ्फराबाद से लेके मंगला तक का। ओके, झेलम नदी, तो झेलम भारत और पाकिस्तान, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जो है, ठीक है। और महाकाली और शारदा उत्तराखंड और नेपाल के बीच में, मेची बिहार और नेपाल के बीच में। तो ये नदियाँ आपको याद ओवरव्यू में कंप्लीटली होनी चाहिए। ओके, प्राकृतिक सीमाओं के बारे में पढ़ा दिया, बार बार रिपीट कर दिया, अब रट लेना। रियो ग्रांडे यूएसए एंड मैक्सिको के बीच में, ठीक है। अमूर रूस और चीन के बीच में। मेकोंग लाओस एंड थाईलैंड के बीच में। राइन फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में। ओडर जर्मनी और पोलैंड के बीच में। अब एग्जाम में आ गया सवाल ओडर का, तो करना है आपको, ऐसा नहीं है कि छोड़ दो। ओडर जर्मनी और पोलैंड के बीच में। लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे देश दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच में। जाम्बेजी जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में। ऑरेंज ये हीरे के भंडार वाला क्षेत्र है, तो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच में। और उरुग्वे अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच में। नदियों के विश्व रिकॉर्ड विशेष श्रेणियां, ये तो पता ही है आपको। अब रिवीजन हो रहा है आपका, मैंने सब पढ़ा चुका हूं, इनमें से शायद ही एक ही नदी निकल के आई थी, ओडर नदी, जो मैंने नहीं पढ़ाई थी, बाकी सब मैंने पढ़ा दी थी पहले ही। ओके, अब 2 बार काटने वाली विषुवत रेखा को कौन सी नदी काटती है? कांगो नदी, बता दिया पहले ही, ठीक है। कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी काटती है। मकर रेखा को कौन सी काटती है? तो लिम्पोपो नदी काटती है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी में तो नील नदी आती है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी आती है, विश्व के 30% ताज़ा पानी यहाँ पे है। सबसे गहरी नदी कौन सी आती है? तो कांगो नदी आती है। ओके, सबसे तेज बहने वाली, फास्टेस्ट बहने वाली नदी कौन सी है? एक तो ब्रह्मपुत्र है, अपनी तीव्र गति और टर्बुलेंस के लिए प्रसिद्ध है। डिस्चार्ज की गति में अमेजन प्रथम है, लेकिन वेग के मामले में सबसे ज़्यादा पानी कौन छोड़ रहा है? वो तो अमेजन है, लेकिन तेज बहने के मामले में स्पीड, क्योंकि वो हिमालय से बहुत तेज से निकल के आती है और बहुत तेज स्पीड होती है ब्रह्मपुत्र में, और उसमें सहायक नदियाँ मिलती जाती हैं। तो सबसे तेज बहने वाली टर्बुलेंस के मामले में कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। और सर्वाधिक गाद यानी सिल्ट धोने वाली कौन सी है? पीली नदी या हांगो नदी। ओके, उसके बाद में नीचे से ऊपर की ओर बहने वाली हैं, ये अपनी ऊपर की साइड में दक्षिण से ऊपर बहने वाली, एक तो नील नदी इंपॉर्टेंट है, नीचे से ऊपर जा रही है। येनिसी नदी बताई थी मैंने, साइबेरिया वाली। ओब नदी बताई थी, साइबेरिया वाली। और एक नदी और है, लीना, ये भी याद रख लेना, अभी तक मैंने इसके बारे में नहीं बताया था। ओके, तो लीना नदी का भी आपको ध्यान रखना होगा। लीना नदी जो है वो ये अपना ऊपर की साइड में साइबेरिया वाले क्षेत्र में होती हुए बहती है, ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना होगा। लीना नदी, येनिसी नदी, ओब नदी, ये तीनों साइबेरिया वाले क्षेत्र में बहती हैं। और इधर की साइड में मैंने बताया कि नील नदी है ही। ओके, और अमूर नदी इस तरीके से जाती है वो। ओके, विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कौन सी है? तो वो तो येलो रिवर मैंने बताई थी, अपना मार्ग चेंज करती रहती है और इसके कारण जो है वो वहाँ पे बार बार बाढ़ आती रहती हैं। ओके, अब बात करते हैं नदियों के किनारे बसे हुए शहर, या पहले राजधानी देखते हैं फिर इंपॉर्टेंट शहर देखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कुछ भी बन सकता है, तो हमें कोई भी डायमेंशन नहीं छोड़ना है। वी हैव टू कवर ऑल द डायमेंशन। लंदन, ये टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, ब्रिटेन की राजधानी है, इंग्लैंड की राजधानी है।
फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ये सीन नदी के किनारे बसी हुई है। वैसे हमें बता चुका हूँ ऑलमोस्ट ऑल चीज़, ये बता दिया मैंने, लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे, पेरिस फ्रांस की राजधानी है सीन नदी के। रोम शहर है वो इटली की राजधानी है, वो टाइबर नदी के किनारे। तो बस ये ध्यान रखना। अब एक तो पो नदी बताई थी इटली की, और एक टाइबर नदी भी याद कर लेना। वहाँ नहीं आया तो यहाँ पे आ गया, इसको ध्यान रखना। टाइबर नदी के किनारे कौन है? रोम है। ये इटली की राजधानी है रोम। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, ये स्प्री नदी के किनारे। तो स्प्री रिवर भी याद रखना, स्प्री रिवर भी याद कर लेना आप। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, स्प्री नदी के किनारे। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, ये पोटामैक रिवर के किनारे है। पोटामैक रिवर याद रखना, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटामैक रिवर के किनारे है। रूस की राजधानी मास्को, ये मस्कवा के किनारे है। रूस की फेमस नदी तो वोल्गा है, लेकिन मास्को जो उसकी राजधानी है वो मस्कवा नदी के किनारे है। मिस्र की राजधानी काहिरा, वो नील नदी के किनारे है। इराक की राजधानी बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना डेन्यूब नदी के किनारे है। म्यांमार की राजधानी रंगून इरावदी नदी के किनारे है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक चाओ फ्राया के किनारे है। और जापान की राजधानी टोक्यो, ये सुमिदा या अराकावा नाम से एक नदी है उसके किनारे। कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये, ध्यान रखना है आपको बार बार में। दोबारा बोलते हैं, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन। चलो ऊपर से शुरू करते। ब्रिटेन की राजधानी लंदन किस नदी के किनारे? टेम्स नदी के किनारे। ऐसे बोलता हूं चलो मैं। पेरिस शहर है जो कि सीन नदी के किनारे है, और पेरिस फ्रांस की राजधानी है। अगला, रोम शहर है वो इटली की राजधानी है और टाइबर नदी के किनारे है। बर्लिन शहर जर्मनी की राजधानी है, स्प्री नदी के किनारे है। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, पोटामैक नदी के किनारे है। रूस की राजधानी मास्को मस्कवा नदी के किनारे है। मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के किनारे है। इराक की राजधानी बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना डेन्यूब के किनारे है। म्यांमार की राजधानी रंगून इरावदी के किनारे है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक चाओ फ्राया के किनारे है। और जापान की राजधानी टोक्यो सुमिदा अराकावा के किनारे। अब इसके अलावा और भी शहर हैं जो नदियों के किनारे हैं। जो नदी वहाँ बच गई वो यहाँ पे कवर हो जानी चाहिए आपकी सारी की सारी। इनसे बाहर कोई सवाल नहीं बनने वाला है, इतना ध्यान रख लेना। इनसे बाहर सवाल बन रहा है तो ये मान के चलो पूरे राजस्थान में ऑल इंडिया में कोई विद्यार्थी उसको सॉल्व नहीं करने वाला है। ये मेरी जिम्मेदारी है, आपकी टेंशन मत लो। मैंने बोला ना, पूल करने के बाद में बनाया है जितना भी कंटेंट है। चलो अब बात करते हैं। न्यूयॉर्क शहर है वो हडसन नदी के किनारे है, और न्यूयॉर्क में हडसन के किनारे आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी आपको देखने को मिलता है। ओके, संघाई शहर है यांगत्सी नदी के किनारे चीन में। ओके, न्यूयॉर्क यूएसए में। पाकिस्तान का लाहौर शहर रावी नदी के किनारे है। पाकिस्तान का कराची शहर सिंधु नदी के किनारे है। दो तो इंपॉर्टेंटली मैं आपको पहले काफ़ी बार बता चुका हूं। जर्मनी का हैम्बर्ग शहर एल्ब नदी के किनारे है। तो एक एल्ब नदी और याद रखनी है आपको, यूरोप की इंपॉर्टेंट नदी एल्ब। ओके, जर्मनी का हैम्बर्ग शहर किस नदी के किनारे? एल्ब नदी के किनारे। रटना है, ध्यान रखना, जितना भी दिया है वो बेस्ट है एंड एनफ है। ओके, उसके बाद में यूएसए शिकागो, यूएसए का शहर है वो शिकागो नदी के किनारे। तो याद करने का कोई पॉइंट नहीं है, मिशिगन झील के पास में है। कनाडा का एक इंपॉर्टेंट शहर है मॉन्ट्रियल, वो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे, ये पहले बता चुके हैं हम। सूडान का एक इंपॉर्टेंट शहर है खार्तूम, वो नील नदी के ब्लू और वाइट नील का संगम जहाँ होता है। बांग्लादेश का एक चटगांव शहर है वो कर्णफूली रिवर के किनारे। ऑस्ट्रेलिया का पर्थ है वो स्वान नदी के किनारे है। ठीक है, ये पर्थ जो है वो पश्चिमी तट पे है। चटगांव प्रमुख बंदरगाह है, दोनों नील का संगम होता है अपने खार्तूम में। मॉन्ट्रियल कनाडा सेंट लॉरेंस, यूएसए शिकागो मिशिगन झील के पास में। ओके, और ये लाहौर रावी, कराची सिंधु, एल्ब नदी के किनारे हैम्बर्ग जर्मनी का, शिकागो नदी शिकागो के किनारे, यूएसए का न्यूयॉर्क शहर हडसन के किनारे। ठीक है, ये हुए अपने अन्य प्रमुख शहर। अब विश्व के प्रमुख जलप्रपात देख लेते हैं, फेमस 4-5 ओनली, ज़्यादा नहीं देखने पड़ेंगे आपको। ओके, एक है एंजल जलप्रपात। ठीक है, एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एंजल जलप्रपात। ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल, ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है। तो वेनेजुएला में है, मैंने बताया था। ओर्निको की सहायक नदी चुरुन नदी पर है ये।
ऑर्निको की सहायक नदी चुरुन नदी पर है, वेनेजुएला में है, और करीब करीब 1 किलोमीटर ऊंचाई से पानी गिरता है। 979 979 979 बोलेंगे, ओके, 979 मीटर, यानी 1 किलोमीटर से गिरता है। यह दुनिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है। इतना ऊंचा है कि पानी गिरने, जमीन पर गिरने से पहले ही धुंध बन जाता है। ओके, तो ये कौन सा है? एंजल वाटरफॉल। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। याद करना, ऑर्निको की सहायक नदी चुरुन नदी के किनारे है। 2 बार बोल रहा हूँ दोबारा से, ऑर्निको की सहायक नदी चुरुन नदी के किनारे है एंजल वाटरफॉल। अगला है विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात ये अपना जाम्बेजी नदी पे है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पे? जाम्बेजी नदी पे है। ठीक है, ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है और जाम्बेजी नदी पर है। इसे स्थानीय भाषा में मोसी ओ तुन्या कहा जाता है, जिसका अर्थ है गरजता हुआ धुआं। यह दुनिया की सबसे बड़ी जल चादर बनाता है। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है अपना विक्टोरिया वाटरफॉल। ठीक है, एक फेमस और है, इसके बारे में तो बहुत बार सुना ही होगा आपने, इमेजेस वीडियो जरूर देखी होंगी, नियाग्रा वाटरफॉल। ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, उत्तरी अमेरिका में। नियाग्रा नदी पे है, जो इरी और ऑन्टारियो झील के बीच में बहती है। इरी और ऑन्टारियो के बीच में बहती है नियाग्रा नदी। ओके, ये अपनी सुंदरता और जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये घोड़े की नाल के आकार का जैसा, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से घोड़े के नाल के आकार के जैसा है। और नियाग्रा वाटरफॉल यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, और नियाग्रा नदी है जो कि इरी और ऑन्टारियो झील के बीच में बहती है। उसके अलावा इगुआजू जलप्रपात, ये अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमा पर है। ये 275 झरनों का एक समूह है, कंटिन्यूस अलग अलग झरने बह रहे हैं, जो दुनिया का सबसे चौड़ा जलप्रपात सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना तुगेला जलप्रपात। तुगेला ये दक्षिण अफ्रीका में है। ये एंजल वाटरफॉल के बाद में दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा है, 948। तो लंबाई ऊंचाई में सबसे ऊंचा एंजल वाटरफॉल वेनेजुएला में, ऑर्निको नदी पे। दूसरे नंबर पे तुगेला, ये दक्षिणी अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में है एंजल के बाद में। ठीक है, उसके बाद में 275 झरने कहाँ पे बह रहे हैं एक साथ में? अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमा पे इगुआजू जलप्रपात। नियाग्रा यूएसए कनाडा की बॉर्डर पे, नियाग्रा नदी इरी और ऑन्टारियो झील के बीच में। ओके, उसके अलावा विक्टोरिया वाटरफॉल ये जाम्बेजी नदी पर है। तो कीवर्ड के रूप में क्या याद करना है? सबसे ऊंचा कौन सा है? सबसे ऊंचा है एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में। सबसे चौड़ा कौन सा है? इगुआजू, ये बताया ना मैंने, सबसे चौड़ा। ये 275 झरने एक साथ में बह रहे हैं, तो इगुआजू ब्राज़ील अर्जेंटीना में। आयतन के मामले में सबसे बड़ा आयतन, यानी ज़्यादा पानी लेके कौन सा आ रहा है, ये और याद कर लेना। स्टेनली जलप्रपात या योमा जलप्रपात, ये कांगो डीआरसी में है। ये अफ्रीका में कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में है। और सबसे प्रसिद्ध फेमस के रूप में तो नियाग्रा वाला मैंने बताया था, मूवीज में इसके बहुत सारे सीन देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा नदियों वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं झीलों की तरफ। ठीक है, नदियों वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम झीलों को कंप्लीट करते हैं। चलो झीलें शुरू करते हैं।